एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एंडी होता है और वो एक इमोर्टल इंसान होता है, मतलब कि वो मर नहीं सकता। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि एंडी जीना नहीं बल्कि मरना चाहता है, क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत ही लंबी और बोरिंग हो चुकी होती है। इस वजह से वो हमेशा कोई न कोई ऐसा तरीका ढूंढता रहता है जिससे कि वो फाइनली मर सके। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम फूको होता है और उसके पास एक अजीब सी कस्ट एबिलिटी होती है। उसकी एबिलिटी ये होती है कि जो भी इंसान उसको टच करता है उसके साथ कोई न कोई बुरी घटना हो जाती है, मतलब कि उसको बैड लक मिलता है। एंडी को जब ये बात पता चलती है तो वो सोचता है कि शायद से इस लड़की को टच करके वो फाइनली मर सकता है और इसी वजह से वो हर दिन उसको टच करने की कोशिश करता रहता है। ये स्टोरी शुरू होती है एक सुबह से जब फूको एक ब्रिज पर खड़ी होती है। उसने अभी अभी अपना फेवरेट मांगा वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर पढ़ा होता है और उसका एंडिंग उसको इतना बुरा लगता है कि वो उदास होकर अपनी लाइफ को खत्म करने का डिसीजन ले लेती है और ब्रिज से कूदने ही वाली होती है कि तभी अचानक एंडी वहाँ पर आ जाता है और उसको पीछे से पकड़कर रोक लेता है। फूको तुरंत एक नाइफ को निकाल लेती है और एंडी को वार्न करती है कि अगर उसने उसको टच किया तो वो मर सकता है। लेकिन एंडी को तो वैसे भी मरना ही होता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे उसको टच कर लेता है और खुद को नाइफ से स्टेप भी होने देता है। उसके बाद वो फूको को ब्रिज के किनारे खींचकर नीचे ले आता है और उससे उसकी एबिलिटी के बारे में पूछने लगता है। एंडी सोच रहा होता है कि अब उसके साथ कुछ डेंजरस होने वाला है क्योंकि उसने फूको को टच किया है, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब होता है और वो ब्रिज से गिर जाता है और सीधा एक मूविंग ट्रेन पर जाकर टकरा जाता है और ये देखकर फूको बहुत ही डर जाती है और वो रोने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वजह से एक और इंसान की जान चली गई। तभी अचानक एंडी का कटा हुआ सर वहाँ पर आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करने लगता है। फिर धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी वापस रीजनरेट होने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसके कपड़े वापस से ग्रो नहीं होते। ये देखकर फूको शर्म से और गुस्से से उसके सर पर पंच मार देती है और वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसको लगता है कि एंडी कोई ज़ॉम्बी है। एंडी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि कोई उसे ज़ॉम्बी बोले, इसलिए वो तुरंत अपनी एबिलिटी का यूज करके हवा में जंप करता है और पीछे से फूको को पकड़ लेता है। फिर वो उसको बताता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इमोर्टल इंसान है जो कभी नहीं मर सकता। तभी वहाँ पर पुलिस भी आने लगती है, इसलिए एंडी तुरंत वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वो अपने कटे हुए पैर को एक जेट बूस्टर की तरह यूज करता है और फूको को लेकर एक दूर बिल्डिंग के रूफ टॉप पर पहुँच जाता है। रूफ टॉप पर पहुँचने के बाद फूको फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसको पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी एबिलिटी के बारे में सब कुछ नहीं बताया तो मैं नीचे गिरा दूंगा। लेकिन फूको को इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है क्योंकि वो तो वैसे भी उस दिन अपनी लाइफ को खत्म करने वाली थी। एंडी उसको घुमाते हुए बेब्लेड की तरह स्पिन करने लगता है जब तक कि वो फाइनली उसको अपनी स्टोरी बताने के लिए मान नहीं जाती। फिर फूको उसको अपना पास्ट बताती है। वो कहती कि एक दिन उसके पेरेंट्स ओवरसी ट्रिप पर लेकर जाने वाले थे और जाने से पहले उसने उन्हें गुड बाय किस दिया था। लेकिन कुछ ही देर के बाद उनका प्लेन अचानक से ब्लास्ट हो गया और उस एक्सीडेंट में प्लेन के अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए, जिसमें उसके पेरेंट्स भी शामिल थे। उस दिन के बाद फूको ने नोटिस किया कि जो भी इंसान उसको टच करता है उसके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट या फिर बैड लक जरूर होता है और जितना ज्यादा क्लोज या इंटेंस टच होता है इतनी ही ज्यादा खतरनाक बैड लक उस इंसान को फेस करनी पड़ती है। यही वजह है कि फूको हमेशा लोगों से दूर रहती है क्योंकि वो किसी और को अपनी वजह से हर्ट नहीं करना चाहती। तभी अचानक एंडी फूको के और पास आ जाता है और उसको टच करके देखने लगता है क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि शायद से इस बार उसको सबसे खतरनाक बैड लक मिलेगा और वैसा ही होता भी है क्योंकि अचानक ऊपर से एक बनानस का बहुत ही बड़ा क्रेट सीधा एंडी के ऊपर गिरता है। एंडी पूरी तरीके से जमीन पर दब जाता है जैसे कोई कॉकरोच दब गया हो। ये देखकर फूको तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो भागती है तो उसका पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है और वो फिसल कर सीधा बिल्डिंग के टॉप के नीचे गिरती है। गिरते वक्त फूको बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो मरने वाली है और उसने अपनी लाइफ में कभी भी नॉर्मल लड़कियों जैसा कोई चीज एक्सपीरियंस किया ही नहीं, ना वो अपना फेवरेट मांगा जोजो स्टाइल बोल रन देख पाई। लेकिन तभी एंडी भी उसके पीछे से जंप कर देता है और अपनी बोन्स को बिल्डिंग के अंदर घुसाकर उन्हें एक हुक की तरह यूज करता है जिससे कि उनकी फॉल रुक जाती है और फिर वो फूको को अपनी आर्म्स में पकड़कर उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद एंडी बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और फूको से कहता है कि उसको फाइनली कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो कि शायद से उसकी लंबी और बोरिंग लाइफ को खत्म कर सकता है। फिर वो अपने लेग्स को प्रोपेलर की तरह यूज करता है और फूको को लेकर अपने हाइड आउट पर पहुंच जाता है। हाइड आउट पर पहुंचने के बाद एंडी उसे अजीब तरीके से बातें करने लगता है जिससे कि फूको घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। एंडी भी उसके पीछे भागने लगता है। भागते वक्त फूको का कोट एक मेटल के टुकड़े में जाकर गिरता है और उसका कोट निकल जाता है जिससे कि उसके बहुत ही लंबे रेपुंजल साइज के हेयर दिखने लगते हैं। ये देखकर फूको रोने लगती है और बताती है कि उसने बहुत ही सालों से अपने बालें नहीं कटवाए क्योंकि वो डर था कि कहीं उसकी एबिलिटी की वजह से किसी को नुकसान ना हो जाए। ये सुनने के बाद एंडी उसकी मदद करने का फैसला करता है और अपनी लंबी लाइफ में सीखी हुई स्किल का यूज करके उसके बाल को काट देता है। जब हेयर कट खत्म होता है तो फूको खुद को देखकर बहुत ही खुश हो
जाती है और एंडी को थैंक यू कहती है, क्योंकि अब वो क्यूट एनिमल गर्ल की तरह लग रही होती है। लेकिन एंडी का ध्यान किसी और चीज पर होता है। वो सोच रहा होता है कि उसने फूको को काफी देर तक होल्ड किया हुआ है, इसलिए अब उसको कोई बहुत ही बड़ा बैड लक मिलने वाला है। तभी अचानक से कुछ मिस्टीरियस लोग सूट पहने हुए वहाँ पर आ जाते हैं। उनका लीडर तुरंत एंडी के सर को काट देता है और उसके सर को एक स्पेशल कंटेनर में बंद कर देता है, जिससे कि एंडी की रीजनरेशन एबिलिटी काम नहीं कर पाती। फूको को समझ पाती उससे पहले वो लोग उसको भी हैंडकफ लगा देते हैं। फिर उनका लीडर बताता है कि फूको भी एक डेंजरस इंसान है, क्योंकि उसके पास भी पावर्स हैं। उनका काम ऐसे ही पावर्स वाले लोगों को ढूंढना होता है और उन्हें कंट्रोल करना होता है। वो आदमी फूको की एबिलिटी को एक डेंजरस मर्डर टूल बताता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई उसके कपड़ों के ऊपर से टच करे तो उसकी पावर्स काम नहीं करेगी, इसलिए उसकी एबिलिटी उतनी परफेक्ट नहीं है। फिर वो आदमी ये भी कहता है कि एंडी भी सिर्फ उसकी पावर्स का यूज करना चाहता था, लेकिन फूको तुरंत एंडी का सपोर्ट करती है और कहती है कि एंडी उन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और फूको को चुप रहने के लिए धमकी देता है, और अगर वो ज्यादा बोली तो उसको यहीं पर खत्म कर देगा। लेकिन फूको को इस बात का ज्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि उसको ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा होता है कि उसकी वजह से एंडी पकड़ा गया। तभी अचानक आसमान में एक तेज लाइटनिंग गिरती है और उसी की वजह से एक और जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। एंडी, फूको और सूट वाले सब लोग समझ जाते हैं कि ये सब फूको की अनलक एबिलिटी की वजह से हुआ है, जो उस हेयर कट बॉन्डिंग के बाद एक्टिवेट हुआ है। एक्सप्लोजन के बाद एंडी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने हेड में घुसा हुआ मेटल का टुकड़ा निकाल देता है। जैसे ही वो मेटल निकलता है, उसकी पुरानी कॉम्बैक्ट स्किल वापस से एक्टिवेट हो जाती है, जो उसने अपनी 100 साल की लाइफ में सीखी थी। फिर एंडी कुछ ही सेकंड में उन सूट्स पहने हुए आदमियों को इजीली हरा देता है। ये देखकर उनका बॉस समझ जाता है कि अब उसकी हार पक्की है, इसलिए वो एक चाल चलता है और फूको को पकड़कर एंडी को धमकी देता है कि अगर तुमने अपना सर खुद से मुझे नहीं दिया तो मैं इस लड़की को यहीं पर मार दूंगा। फूको एंडी को कहती है कि मेरी चिंता मत करो, लेकिन एंडी उसकी बात को नहीं मानता और तुरंत अपना कटा हुआ सर उस आदमी की तरफ फेंक देता है ताकि फूको बच सके। लेकिन इस बार फूको भी सिर्फ खड़ी रहने वाली नहीं होती है, वो तुरंत उस आदमी की तरफ भागती है और एंडी को किस दे देती है, जिससे कि उसकी एबिलिटी का सबसे बड़ा अनलक एक्टिवेट हो जाता है। एंडी तुरंत उसको वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद बॉस को पकड़कर रोक लेता है। कुछ ही सेकंड के बाद आसमान से एक बड़ा सा मिटियोर सीधा बिल्डिंग पर आ गिरता है और जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे कि पूरी बिल्डिंग ही उड़ जाती है। एक्सप्लोजन के बाद फूको को लगता है कि शायद से एंडी इस बार सच में मर गया होगा और वो रोते हुए उसको याद करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एंडी बिल्डिंग से बाहर निकलकर आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस उसका बॉडी थोड़ा सा जल गया होता है, जैसे किसी ने उसको बारक्यू कर दिया हो। ये देखकर फूको बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि एंडी भी अभी जिंदा था। एंडी भी हैरान होता है कि सिर्फ एक किस ने इतना बड़ा अनलक एक्टिवेट हो गया। फिर वो मजाक में ही कहता है कि अगर एक किस से इतना बड़ा बैड लक मिल सकता है, तो अगर ये भी क्लोज हो जाए तो शायद से और बड़ा अनलक मिले। ये सुनते ही फूको तुरंत वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाए। लेकिन एंडी उसको जल्दी से पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसकी सबसे पावरफुल अनलक एबिलिटी को देखना चाहता है। फूको को तब समझ में आ जाता है कि एंडी उसकी पावर का यूज करके मरना चाहता है। वो सोचने लगती है कि इस सिचुएशन से कैसे निकले, क्योंकि वो किसी क्रीपी इमोर्टल के साथ अपनी लाइफ का ऐसा मोमेंट शेयर नहीं करना चाहती थी। फिर फूको उसको बताती है कि जब उसने अपने ग्रैंडफादर को गुड बाय किस दिया था तो उनकी डेथ तुरंत नहीं हुई थी, बल्कि 5 साल के बाद हुई थी। वो समझाती कि उसकी एबिलिटी का इफेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि वो उस इंसान को कितना पसंद करती है। अगर वो किसी को ज्यादा पसंद करती है तो उसका अनलक इफेक्ट भी उतना ही बड़ा होता है, और अगर एंडी उसको फोर्स करेगा तो उसे हमेशा के लिए नफरत करेगी, जिससे कि एंडी को कभी भी वो पावरफुल अनलक नहीं मिलेगा जिससे कि वो मर सके। ये बात को सुनने के बाद एंडी थोड़ा सा शांत हो जाता है और वहाँ से चलने लगता है। वो फूको से कहता है कि अभी उसको मरने नहीं देगा। फिर वो उसको एक रूम में ले जाता है जहाँ पर बहुत ही सारे वेपन्स पड़े होते हैं, जैसे किसी सीक्रेट हाइड आउट में होते हैं। एंडी फूको को बताता है कि आज जो लोग आए थे वो शायद से अकेले ग्रुप नहीं था, और मुमकिन है कि आज कोई दूसरा ग्रुप भी उनके पीछे आ सकता है, इसलिए उन्हें अब आगे और भी डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। फूको को लग रहा होता है कि वो लोग इन एनिमीज को बिल्कुल भी वैसे ही इजीली हरा देंगे जैसे कि उन्होंने पिछले दिन किया था। लेकिन एंडी उसे बताता है कि इस बार बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उनके सामने जो लोग हैं उनके पास भी उन्हीं की तरह सुपर पावर से और उन्हें नेगेटर कहा जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि एंडी और फूको एक बाइक पर बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी अचानक आसमान में एक अजीब सी क्रैक नजर आती है। ये देखकर एंडी फूको को बताता है कि कई साल पहले जिस ग्रुप ने उसे पकड़ा था, जिसका नाम यूनियन है, वो लोग इसी तरीके से आसमान में क्रैक बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं। तभी अचानक से पीछे से एक जायंट रोबोट उन पर अटैक कर देता है। फूको तुरंत एंडी को बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी एक लड़का जिसका नाम सैन होता है और जो बिल्कुल जैकी चैन की तरह फाइट करता है, अपनी पावर का यूज करके फूको की मूवमेंट को रिवर्स कर देता है। इसी वजह से फूको वहीं पर रुक जाती है और अपना बॉडी मूव नहीं कर पाती। इधर एंडी रोबोट पर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसका पूरा बॉडी भी रुक जाता है और वो मूव नहीं कर पाता। रोबोट तुरंत उसे एक पावरफुल पंच
मारता है जिससे कि एंडी दूर जाकर गिरता है। फूको को लगता है कि ये सब सैन की पावर की वजह से हो रहा है और वो उस पर इल्जाम लगाती है, लेकिन एंडी उसे बताता है कि उसका बॉडी रोबोट की पावर की वजह से पैरालाइज हुआ है। उसके बाद एंडी और वो जायंट रोबोट एक ब्रूटल बॉक्सिंग फाइट में लड़ने लगते हैं। दोनों के बीच में काफी डेंजरस फाइट हो रही होती है और तभी रोबोट एक इतना पावरफुल पंच मारता है कि एंडी का शरीर उसके बॉडी से अलग हो जाता है। इधर सैन फूको को बताता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है उसका नाम यूनियन है। ये एक स्पेशल टीम है जिसमें सिर्फ 10 नेगेटिवेटर होते हैं और अगर कोई उनका मेंबर बन जाता है तो उसे दुनिया के लोग हंट नहीं करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें यूनियन की मिशन कंप्लीट करने पड़ते हैं। ये बात को सुनकर फूको काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो और एंडी यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद से यूनियन उन्हें कभी भी हंट नहीं करेंगे। लेकिन तभी रोबोट लड़का उसे बताता है कि यूनियन की सारी सीट्स ऑलरेडी फुल है और अब कोई नया मेंबर नहीं बन सकता। इतना कहकर वो फूको पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंडी वहाँ पर आ जाता है और फूको को बचा लेता है। फूको तुरंत एंडी के चेस्ट पर टच करती है और उन दोनों को थोड़ा सा डिस्टेंस मिल जाता है। फिर फूको उन सभी को वार्निंग देती कि अब एक बहुत ही बड़ा अनलॉक होने वाला है। जैसे ही वो ये बात बोलती है तभी अचानक से आसमान से एक ह्यूज ट्रेन सबके ऊपर आकर गिर जाता है जिससे कि एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उस एक्सप्लोजन से यूनियन के मेंबर्स को ज्यादा डैमेज नहीं होता। उसके बाद वो सब एंडी का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ एंडी को धीरे धीरे रोबोट की पावर समझ आने लगती है, लेकिन तभी उस बिल्डिंग के अंदर कुछ एक्सप्लोजिव भी होते हैं जो कि अचानक से ब्लास्ट हो जाते हैं और पूरी बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब रोबोट बॉय एंडी को फिनिश करने के लिए उनके पास आता है तभी एंडी अपनी डिटैच्ड फाइटर को बुलेट की तरह शूट करके सीधा उसके हेड पर मार देता है और उस रोबोट को खत्म कर देता है। उसके बाद एंडी और सिन के बीच एक डेंजरस रेसलिंग शुरू हो जाती है। एंडी उसे खत्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अपनी पावर का यूज करके एंडी की मूवमेंट को रोक देता है और उसका अटैक वहीं पर रुक जाता है। सिन फूको के अनलॉक अटैक से भी बच जाता है और फिर उन दोनों से कहता है कि रोबोट बॉय की जगह यूनियन में अब एक सीट खाली हो गई है, इसलिए उन दोनों में से किसी एक को यूनियन ज्वाइन करने का चांस दे सकता है। ये सुनने के बाद एंडी तुरंत फूको से कहता है कि तुम ये चांस को ले लो और यूनियन को ज्वाइन कर लो, लेकिन फूको उसकी बात को मना कर देती है और एक इमोशनल स्पीच देती है। वो एंडी से कहती है कि उसने मेरी जान बचाई है और मैं उसका एहसान चुकाना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी और मैं उसके साथ मिलकर और एडवेंचरस करना चाहती हूँ। फूको की ये बात को सुनकर सिन थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो उन दोनों की हेल्प करने का डिसीजन लेता है। वो कहता है कि अगर तुम दोनों यूनियन के एक और मेंबर को हरा देते हो तो तुम दोनों यूनियन को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद सिन उन्हें यूनियन के एक और मेंबर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है ताकि वो उसे ढूंढ सके। इतना कहने के बाद सिन वहाँ से चला जाता है और अपने बेस वापस लौट आता है। सिन के जाने के बाद एंडी फूको से कहता है कि तुम्हें ऐसा स्टंट दोबारा नहीं करना चाहिए था। फिर एंडी उसे बताता है कि अब उनका नेक्स्ट टारगेट रसिया में है और वो वहीं पर जाकर यूनियन की एक मेंबर को हराने वाले हैं। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि एंडी और फूको एक याच पर बैठे होते हैं और वो रसिया की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अचानक से कुछ एनिमीज जेट्स उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर एंडी तुरंत अपना एक हाथ काट लेता है और उसे रॉकेट लॉन्चर की तरह यूज करता है जिससे कि एक एरोप्लेन को उड़ा देता है। ये सब देखकर फूको एंडी से पूछती है इसका मतलब ये है कि अब हम यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। तब एंडी उसे याद दिलाता है कि ऑफिशियली यूनियन को ज्वाइन करने के लिए उन्हें एक ऐसे नेगेटिवेटर को मारना होगा जो कि यूनियन का इम्बल पहनता है। एंडी बताता है कि उनका टारगेट 3 नेगेटिवेटर हो सकते हैं। उनमें से एक ऐसी लेडी है जिसके पास इनविजिबल बैरियर बनाने की पावर है और कई साल पहले उसने एंडी को इसी पावर की वजह से हरा दिया था। एंडी फूको को वार्न करता है कि अगर वो लेडी उन्हें मिल गई तो उनकी हालत बहुत ही खराब हो सकती है। ये सुनकर फूको को समझ में आ जाता है कि एंडी भी कुछ लोगों के सामने वीक पड़ सकता है। तभी अचानक एक पिंक हेयर वाली यूनियन लेडी अपने प्लेन से एक बड़ा सा मिसाइल फायर करती है जो कि सीधा एंडी और फूको के याच पर गिरता है। मिसाइल के ब्लास्ट से उनकी बोट डिस्ट्रॉय हो जाती है और फूको पानी के अंदर गिरकर कुछ डेब्रिस के नीचे फंस जाती है। एंडी तुरंत अपनी अनडेड एबिलिटी का यूज करके फूको को बचा लेता है। फिर जब वो दोनों वापस से पानी के ऊपर आते हैं तो एंडी फूको से कहता है कि अपने हाथ को ऊपर कर लो क्योंकि वो एनिमी के सामने सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन एंडी असल में सरेंडर नहीं कर रहा था, वो बस एक ट्रिक का यूज कर रहा था ताकि वो चेक कर सके कि क्या फूको अपनी अनलॉक एबिलिटी को कंट्रोल कर सकती है या नहीं। फिर एंडी उसको बताता है कि जब वो बेहोश हो गई थी तब उसने उसको बचाने के लिए लेमन मसाज और माउथ टू माउथ किस किया था। ये बात को सुनने के बाद फूको थोड़ा सा शॉक हो जाती है और शर्म से पैनिक करने लगती है। फूको के पैनिक होते ही उसकी अनलॉक एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और अचानक पानी की एक बहुत ही बड़ी वेव बन जाती है जो एंडी और फूको दोनों को सीधे एनिमी प्लेन के ऊपर पहुंचा देती है। वहां पहुंचते ही एंडी तुरंत पायलट पर अटैक करता है और अपनी एक स्पेशल बॉडी शॉट टेक्निक क्रिम्सन क्रिसेंट मून का यूज करके उस पायलट को खत्म कर देता है। उसके बाद एंडी और फूको उस प्लेन पर राइड करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद वो प्लेन एक जंगल के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर अचानक से प्लेन ब्लास्ट हो जाते हैं। प्लेन एक्सप्लोड होने के बाद एंडी फूको को बचाने के लिए एक स्पेशल लैंडिंग टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक की वजह से फूको सेफली लैंड हो जाती है, लेकिन
एंडी की बॉडी ऑलमोस्ट सारी बोन्स टूट जाती है। फिर कुछ देर के बाद एंडी खाने के लिए फूड ढूंढने चला जाता है और फूको वहाँ पर अकेली रह जाती है। तभी कुछ रशियन आदमी उसकी तरफ आने लगते हैं जैसे कि उसे पकड़ने वाले हो। ये देखकर फूको तुरंत वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते बीच की एक जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक थोड़ी अजीब सी लड़की से हो जाती है जो कि अपनी पेंटिंग पर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है। वो लड़की फूको को भी एक पेंटिंग बोर्ड देती है और उससे कहती है कि तुम भी मेरे साथ पेंटिंग करो। इसके बाद दोनों मिलकर कुछ देर तक पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग खत्म होने के बाद फूको उस लड़की को बताती है कि पहले उसकी लाइफ बहुत ही मिसरेबल थी और वो बहुत ही अकेली रहती थी, लेकिन जब से उसकी मुलाकात एंडी से हुई है तब से उसकी लाइफ चेंज हो गई है और अब उसे जीने का एक नया रीजन मिल चुका है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की अपनी बैरियर पावर का यूज करके हवा में ऊपर उठ जाती है। ये देखकर एंडी तुरंत उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ चार्ज करता है, लेकिन वो लड़की अपने बैरियर से एंडी को दूर उड़ा देती है। जब एंडी वापस से जमीन पर गिरता है तब वो फूको को बताता है कि ये लड़की असल में गिना है, वही नेगियोटर जिसने कि पहले साल उसे हरा दिया था। उसके बाद गिना अपनी हैट को पहनती है और अपने बैरियर से एक स्टेयरकेस बना लेती है और धीरे धीरे उसे नीचे उतारने लगती है। फिर गिना एंडी की तरफ भागती है जिससे कि उसे हक करना चाहती हो, लेकिन एंडी मजाक में उसे वार्न करता है कि अगर वो पास आई तो उसे अपनी सोर्ड से काट देगा। तब फूको गिना से पूछता है कि क्या तुम वही हो जिसने कि 50 साल पहले एंडी को पकड़ा था। गिना इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और बताती है कि जब एंडी कैप्चर था तब उसे हमेशा ऑब्जर्व करती रहती थी। फूको थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि गिना का अपीयरेंस एक यंग लड़की जैसा है, जबकि वो इतने सालों पुरानी बात कर रही है। एंडी उसे गिना की असली एज के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन गिना तुरंत अपने डेडली बैरियर अटैक से उसे रोक देती है। फिर गिना फूको को बताती कि एंडी से सबसे पहला प्यार उसी से ही हुआ था। वो बताती है कि जब उसने एंडी को कैप्चर किया था तब एंडी का केयर फ्री और फेयरलेस एटीट्यूड देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। गिना आगे बताती है कि जब एंडी 40 साल पहले वहाँ से एस्केप हो गया था तब उसने उसे खो दिया था, लेकिन अब एंडी का रिसेंट एडवेंचरस और फूको के साथ उसकी जर्नी की वजह से उसे फिर से एंडी का पता चल गया। लेकिन तभी एंडी उसकी बात को बीच में ही रोक देता है और उस पर लगातार ग्रेनेड से अटैक करने लगता है। गिना उन अटैक से बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो पाती और आराम से उसकी तरफ चलती रहती है। वो एंडी से कहती है कि तुम्हें यूनियन की सीट को अकेले ही ले लेनी चाहिए। तब एंडी एक फ्लैश बैंक का यूज करता है और उसे थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर देता है और उस पर कई अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे अटैक गिना के बैरियर को तोड़ नहीं पाते और ये देखकर एंडी जंगल के अंदर और गहरा भागने लगता है। जब गिना उनके पास पहुंचती है तब एंडी ये समझने की कोशिश करता है कि गिना की पावर असल में क्या नेगेट करती है जिससे कि वो इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर को बना पा रही है। तभी गिना अचानक से अपनी हेड को वेपन की तरह यूज करके एंडी को गिरा देती है। उसके बाद वो अपने बैरियर से एंडी की लोअर बॉडी को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम फूको को छोड़ दो और गिव अप कर दो, लेकिन एंडी उसे सीधा जवाब देता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं फूको को नहीं मरने दूंगा। ये सुनकर गिना धीरे से उसकी तरफ भागने लगती है और उसकी हेड चेंसो की तरह घूमने लगती है। फिर वो एंडी से कहती है कि जैसे मैंने 50 साल पहले तुम्हारा सिर अलग किया था वैसे ही अब मैं फिर से तुम्हारा हेड को काटूंगी। एंडी फूको को बताता है कि उसे अब गिना की एबिलिटी समझ में आ चुकी है। इतना कहने के बाद वो अचानक से अपना सिर को काट देता है जिससे कि उसका सारा खून हर जगह फैलने लगता है। फिर वो समझाता है कि गिना की एबिलिटी का नाम अनचेंज्ड है और इस पावर की मदद से वो हवा के चेंज को कंट्रोल कर सकती है। इसी वजह से उसके अटैक नॉर्मली दिखाई नहीं देते, लेकिन अब जब एंडी का खून हवा में फैल चुका है तो उसके अटैक क्लियरली नजर आने लगे। इधर फूको एंडी का कटा हुआ सर पकड़ लेती है और तभी एंडी का बॉडी दोबारा से ग्रो करने लगता है जो सीधा फूको के शर्ट के अंदर से बाहर आता है। गिना तुरंत एंडी पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब एंडी उसके हर अटैक को देख पा रहा होता है इसलिए उन्हें इजिली डॉज कर लेता है। एंडी और फूको हवा में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एंडी का सर एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाता है। उसके तुरंत बाद उस एरिया में बहुत ही सारे लेजर बीम्स आ जाते हैं जो कि उन दोनों को अटैक करने लगते हैं। तब गिना फिर से अपनी चेंसो जैसी घूमती हुई हेड के साथ उसकी तरफ आती है, लेकिन इस बार एंडी अपनी सोर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर एंडी खुद को जीना से दूर लॉन्च कर देता है और उससे कहता है कि जब तक वो फूको को अपने प्यार में नहीं गिरा देता तब तक वो उसे मरने नहीं देगा, क्योंकि एंडी चाहता है कि फूको ही उसे डेथ दे जिसका वो इंतजार कर रहा है। एंडी की ये बात को सुनकर जीना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लगातार उस पर अटैक करने लगती है। एंडी बार बार उसके अटैक को डॉज करता रहता है और फिर एक चांस देखकर जीना के फोर्स फील्ड पर अपना खून फैला देता है। इसी वजह से जीना की विजन डिस्टर्ब हो जाती है। तब एंडी और फूको मिलकर उसके फोर्स फील्ड में एक छोटा सा होल बना देते हैं और फूको एंडी का कटा हुआ सर उस होल के अंदर फेंक देती है। जैसे ही एंडी का सर अंदर जाता है फूको की स्टोरेज अनलॉक एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और एक बहुत ही बड़ा लेजर ब्लास्ट वहाँ पर गिरता है। इस पावरफुल अटैक की वजह से गिना की लाइफ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मरने से पहले जीना फूको की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुम्हारी पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल थी। फिर वो रो पड़ती है और उन दोनों से कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उसका बूढ़ा और अगली फेस देखे। लेकिन एंडी उससे कहता है कि तुम अभी भी अगली नहीं हो, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल हो। इतना कहने के बाद एंडी उसे किस कर लेता है और कुछ देर के बाद फूको जीना की यूनियन जैकेट को पकड़कर जोर जोर से रो रही होती है। तब एंडी उसे बताता है कि जीना हमेशा से ही मरना चाहती थी। एंडी कहता है कि जब वो प्रिजन से एस्केप हुआ था तब उसने जीना से प्रॉमिस किया था कि उस पर अपनी हिट लिस्ट सबसे ऊपर रखेगा। फिर एंडी फूको को थैंक यू कहता है क्योंकि उसकी अनलॉक एबिलिटी की वजह से जीना फाइनली फ्री हो पाई। तभी अचानक आसमान में एक क्रैक खुलती है और उसमें से एक जायंट मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जो एंडी और फूको को पकड़कर यूनियन हेडक्वार्टर्स ले जाता है। जब वो दोनों आसमान से गिर रहे होते हैं तब एंडी अपनी फिंगर बुलेट से यूनियन मेंबर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी मेंबर्स उसके अटैक को इजीली काउंटर कर लेते हैं। आखिर में एंडी सीधा जाकर उन्हें टेबल पर रखी एक सीट पर लैंड कर देता है। यूनियन के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचने के बाद एक मास्क्ड लेडी जिसका नाम ज़्यूज होता है एंडी और फूको का वेलकम करती है। वहाँ पर यूनियन के और भी मेंबर्स मौजूद होते हैं जैसे सिन, बिली, फिल, टियाना, शियाना, टॉप और निको। ये लोग फूको और एंडी को ध्यान से देखने लगते हैं। तभी अचानक से टाटियाना गुस्से में आकर एंडी को एक पावरफुल पंच मारती है जिससे कि एंडी सीधा जाकर वेल में गिरता है। ये देखकर बिली तुरंत टाटियाना को काम होने के लिए कहता है और बताता है कि यूनियन के मेंबर्स के बीच फाइट करना स्ट्रिक्टली मना है। लेकिन तभी टाटियाना नोटिस करती है कि उसके हाथ पहले ही एंडी की अटैक की वजह से काफी ज्यादा कट हो चुके हैं। सिचुएशन और खराब होने से पहले ज़्यूज भी अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करके सबको रोक देती है ताकि वो वहाँ पर फाइट ना करें। उसके बाद रात के 12 बजे ज़्यूज एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को समन करती है जिसका नाम एपोक्लिप्स होता है। ये मॉन्स्टर एक स्पेशल बुक की तरह होता है जो दुनिया के क्वेस्ट और रूल्स बनाता है। एपोक्लिप्स सबको बताता है कि इस बार टोटल 6 क्वेस्ट अवेलेबल हैं। पहला क्वेस्ट है एक ह्यूमन जिसका नाम बर्न है और उसे कैप्चर करना, और अगर ये क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो रिवॉर्ड में यूनियन 11th सीट ऐड हो जाएगी। दूसरा क्वेस्ट है एक ह्यूमन जिसका नाम 8 है और उसे कैप्चर करना है और इसका रिवॉर्ड होगा एक नेगेटर यूबर्न की लोकेशन मिलना। तीसरा क्वेस्ट है एक ह्यूमन जिसका नाम लैंग्वेज है, उसे न्यूट्रलाइज करना है और अगर ये कंप्लीट हो गया तो दुनिया की सारी लैंग्वेज एक हो जाएगी। चौथा क्वेस्ट है एक नेगेटर जिसका नाम यूसेन है और उसे कैप्चर करना है और रिवॉर्ड में एक ह्यूमन कॉल की लोकेशन मिलेगी। उसके बाद अगला क्वेस्ट है एक ह्यूमन जिसका नाम पास्ट है, उसे लोकेट करना है और इसका रिवॉर्ड होगा एक पावरफुल आर्टिफैक्ट जिसका नाम रिवेलियन है। और लास्ट क्वेस्ट है एक ह्यूमन स्पॉइल को कैप्चर करना जिसका रिवॉर्ड है एक नेगेटर अनपेयर की लोकेशन। एपोक्लिप्स फिर से सबको वार्न करता है कि अगर अगस्त के एंड तक ये सारे क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुए तो प्लेंटी के रूप में दुनिया में एक नया रूल ऐड हो जाएगा जिसका नाम गैलेक्सी होगा। जब टॉप फूको को समझाता है कि एपोक्लिप्स क्या है तो फूको थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हमें इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़्यूज उसे रोक देती है और बताते कि इन क्वेस्ट को कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी की मदद से वो लोग एपोक्लिप्स बुक से दूसरे साइड की मौजूद गॉड को मार सकते हैं। फूको अभी भी उसकी बात से फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होती जब ज़्यूज उससे कहती है कि अगर तुम सच में यूनियन में अपनी बात मनवाना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर नंबर 1 मेंबर बनना होगा और सबसे ज्यादा रिजल्ट्स लाने होंगे। तभी एंडी अचानक से एपोक्लिप्स को पकड़ लेता है और उसे सीधा पूछता है कि इन सब में सबसे डिफिकल्ट क्वेस्ट कौन सा है। इस पर एपोक्लिप्स उसे रिकमेंड करता है कि सबसे टफ मिशन है स्पॉइल को कैप्चर करना। एंडी तुरंत स्पॉइल वाले क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी टीम के लिए शैन 3rd मेंबर के रूप में चूज करता है। थोड़ी देर के बाद सीन एंडी को समझाता है कि यूनियन का यूनिफॉर्म पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एंडी उसे सीधा मना कर देता है और कहता है कि मुझे किसी यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से यूनियन हेडक्वार्टर में अलार्म बजने लगता है क्योंकि एक स्पेशल ह्यूमन जिसका नाम क्लोथ होता है अपनी सेल से भाग जाता है। कुछ ही देर में क्लोथ उसके सामने आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। एंडी तुरंत उसे नॉकआउट कर देता है, लेकिन उसके साथ क्लोथ अपनी एबिलिटी का यूज करके म्यू की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। अब म्यू का बॉडी बहुत ही पावरफुल हो जाता है और वो एंडी और शैन पर अटैक करने लगती है। सिचुएशन को देखकर फूको तुरंत अपनी अनलॉक एबिलिटी का यूज करता है जिससे कि एक ब्रिक ऊपर से आकर गिरती है और म्यू के हेड पर लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जैसे म्यू अनकॉन्शियस होती है वो यूमा की बॉडी को छोड़ देता है और सीधा एंडी की बॉडी पर चिपक जाता है और एक सूट और टाई बन जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि जब फूको की अनलॉक से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है तब भी वो सूट बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होता। कुछ देर के बाद निको को उसकी मेड से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्पॉइल न्यूयॉर्क में देखा गया है। ये सुनते ही एंडी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे मिशन के साथ साथ अमेरिकन हमबर्गर भी खाने का मौका मिलने वाला होता है। कुछ घंटों के बाद एंडी और फूको अमेरिका के स्ट्रीट्स में कार चला रहे होते हैं और वहाँ का व्यू देखकर दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। सफर के दौरान फूको क्वेस्ट लेटर को पढ़कर मिशन डिटेल्स बताती है जिससे कि पता चलता है कि उनका एक्चुअल डेस्टिनेशन लोगोइंग टाउन है। तभी सिन भी वहाँ पर आ जाता है और फूको को बताता है कि स्पॉइल के पास खुद एक बनाए हुए ज़ॉम्बीज़ की पूरी आर्मी है। जब फूको उससे पूछती है कि क्या हम उनका सामना कर पाएंगे तब सिन एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें कुछ एजेंट्स उन एरिया को इन्वेस्टिगेट करते हुए बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। उसी समय सिन एक प्राइवेट जगह पर फूको से मिलता है और उससे कहता है कि स्पॉइल को हैंडल करना उसका और एंडी का काम है, लेकिन फूको कहते कि वो भी उनकी हेल्प करेगी। वो बताती कि अगर ये क्वेस्ट कंप्लीट हो गया तो उन्हें अनरिपेयर की लोकेशन मिल जाएगी और शायद से अनरिपेयर के पास एंडी की डेथ वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है।
जब फूको सैन से पूछती कि तुमने ये क्वेस्ट को क्यों एक्सेप्ट किया, तब सैन बताता है कि वो विक्टर यानी कि गॉड ऑफ विक्ट्री को देखना चाहता है। अगले दिन वो तीनों लोंगिंग टाउन पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही एंडी अपने मिसाइल लॉन्चर से टाउन की वॉल्स को उड़ा देता है और जैसे ही वॉल्स टूटती है अंदर से ज़ॉम्बीज़ की पूरी आर्मी उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ दौड़ जाती है। एंडी ज़ॉम्बी के एक बड़े से होड़े के बीच से अपनी गाड़ी निकालते हुए सीधा सिटी के सेंटर तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते हुए अपनी एक पावरफुल ब्लडी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम क्रिम्सन वैक्सिंग मूव होता है। इस अटैक की मदद से वो एक साथ बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है। तभी उसकी नजर एक ऐसे ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो अभी भी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बनी होती। एंडी सोचता है कि अगर उस लड़की का यूज करे तो शायद से उसकी स्पॉइल का पता चल सकता है, इसलिए उसको अपना गाइड बनाने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी सैन उसे वार्न करता है और कहता है कि संभल कर रहना, क्योंकि यूमा ने अपनी एबिलिटी ऑलरेडी एक्टिवेट कर दी है। सैन बताता है कि यूमा की पावर ये है कि जो कोई भी उसकी रेंज के अंदर आता है उस पर उसका रूल लग जाता है और उससे कोई भी बच नहीं सकता। तभी एंडी नोटिस करता है कि उसके स्टमक पर एक टाइमर अपीयर हो गया है। जैसे जैसे वो टाइमर 0 की तरफ बढ़ने लगता है एंडी की स्किन धीरे धीरे सड़ने लगती है और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि उसकी रीजनरेशन एबिलिटी उसको रोक नहीं पा रही होती। ये देखकर सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन तभी एंडी एक अजीब सी बात बोल देता है। वो कहता है कि उस ज़ॉम्बी लेडी से शादी करने वाला है। ये सुनकर फोको और सिन दोनों बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एंडी अचानक से ऐसा क्यों कह रहा है? तब एंडी उन्हें बताता है कि उसका बॉडी हाफ ज़ॉम्बी जैसा है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी की लैंग्वेज समझ सकता है और उस ज़ॉम्बी लड़की ने उससे प्रॉमिस किया है कि अगर एंडी उससे शादी कर लेगा तो वो उसे स्पॉइल की लोकेशन बता देगी। फूको को एंडी का प्लान ठीक लगता है और उसकी बात को मान लेती है। जब एंडी आगे बढ़ने लगता है तब सिन उसे याद दिलाता है कि उनका मेन मिशन स्पॉइल को कैप्चर करना है, उसे मारना नहीं। दूसरी तरफ फूको एक सीवर के पास खड़े लड़के को देखती है जो कि अभी ज़ॉम्बी नहीं बना होता। वो उसके पीछे पीछे भागने लगती है, लेकिन सिन उसे रोक देता है और कहता है कि उसके पास मत जाओ वरना तुम भी स्पॉइल की एबिलिटी के रेंज में आ जाओगी। लेकिन तभी वो लड़का उन दोनों पर गन तान देता है और गुस्से में कहता है कि तुम लोग जरूर कोई न कोई एजेंट हो जो मुझे और मेरे दोस्तों को मारने के लिए आए हो। फूको उस लड़के पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बिना सोचे समझे वो सीधा स्पॉइल की रेंज के अंदर चली जाती है और उस लड़के को हक कर लेती है। उसके पीछे सिन भी उस रेंज में एंटर करता है। जैसे ही वो दोनों उस रेंज के अंदर आते हैं उनके बॉडीज पर भी एक टाइमर अपीयर हो जाता है। दूसरी तरफ एंडी उस ज़ॉम्बी गर्ल के साथ अपनी अजीब सी वेडिंग सेरेमनी कर रहा होता है। शादी के बाद वो ज़ॉम्बी लड़की एंडी से रिक्वेस्ट करती है कि उसके ज़ॉम्बी फ्रेंड्स को इस दर्द से आजाद कर दे। इसके बाद वो एंडी को एक स्टैचू की तरफ ले जाती है और बताती है कि स्पॉइल वहीं पर छुपा हुआ है। जैसे ही एंडी उस स्टैचू पर अटैक करता है तभी स्पॉइल अपने असली मोस्टोरियस फॉर्म से बाहर निकल आता है। उसका अपीयरेंस काफी हद तक कोलोसन टाइटन जैसा लग रहा होता है, बस थोड़ा सा लो क्वालिटी वर्जन होता है। एंडी बिना डरे उस मोस्टर पर अटैक करना शुरू कर देता है और सिटी के बड़े बैल का यूज करके बार बार उस पर जोर देकर अटैक करता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के ज़ॉम्बी भी एंडी पर चार्ज करने लगते हैं। दूसरी तरफ सीवर में फोको उस लड़के से बात करती है और अपना नाम बताती है। फिर वो लड़का भी अपना नाम बताता है और बताता है कि उसका नाम कैन है। कैन फोको को बताता है कि उसे अपने दोस्तों की प्रोटेक्शन करनी पड़ रही है क्योंकि वो उन सब में सबसे ज्यादा बड़ा है। फोको उसकी बात को सुनकर उससे कहती है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। इसके बाद वो कैन से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तब कैन उसे बताता है कि एक वीक पहले लोगिंग सिटी के सब लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और सब लोग खुशी से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक स्पॉइल वहाँ पर आ गया और उसने धीरे धीरे सिटी के लोगों को ज़ॉम्बी में बदलना शुरू कर दिया। ये सब देखकर कैन के टीचर ने तुरंत उसे और उसके दोस्तों को एक इमरजेंसी बंकर में ले जाकर छुपा दिया। जाने से पहले टीचर उन सबको कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम सब अपने सपनों का पीछा जरूर करना। इतना कहने के बाद वो खुद भी धीरे से ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो जाते हैं। बंकर के अंदर कैन की दोस्त म्यू अचानक से रोने लगती है और तभी सब देखते हैं कि उसकी बॉडी पर जो नंबर्स दिख रहे थे वो 0 होने वाले हैं। ये देखकर कैन उसको शांत करने की कोशिश करता है और उसे उसके सपने याद दिलाता है। वो कहता है कि तुम तो फ्यूचर में एक फ्लोरिस्ट बनना चाहती थी ना। जैसे ही म्यू थोड़ी सी खुशी होती है वो अपने सपनों के बारे में सोचने लगती है। तभी फूको नोटिस करती है कि उसके बॉडी पर जो नंबर्स थे वो दोबारा से ऊपर बढ़ने लगे हैं। तभी अचानक उन्हें ऊपर सरफेस से बहुत ही जोर की आवाज सुनाई देती है जो कि एंडी की फाइट की होती है। जब सब लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी एंडी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंडी उस मोस्टर पर एक के बाद एक पावरफुल अटैक यूज कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लिवाई एक्करमैन के बड़े मूव्स होते थे। एंडी उन सबको एक काम देता है और कहता है कि मेरी ज़ॉम्बी ब्राइड का ध्यान रखना। तभी कैन उस ज़ॉम्बी लेडी को देखकर बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उनकी टीचर ही होती है। जैसे ही म्यू अपने टीचर को हक करती है, टीचर उन सब का शुक्रिया अदा करती है कि तुम सब ने मेरे स्टूडेंट को सेफ रखा। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी फोको से टकरा जाता है और जब वो ज़ॉम्बी स्पॉइल पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है तो एक अजीब सी अनलकी वे
में मर जाता है। ये देखकर एंडी को एक आइडिया आता है और वो ज़ॉम्बी को कमांड देता है कि सब लोग फूको को टच करो ताकि वो सब अनलकी बॉम्ब्स बन जाए। फूको इस बात पर आर्ग्यू करने लगती है, लेकिन तभी टीचर आकर उसे जोर से हक कर लेती है। टीचर की आंखों में आंसू होते हैं और फूको भी बिना सोचे समझे उन्हें हक कर लेती है। इसके बाद टीचर सीधा स्पॉइल की तरफ भागती है और फूको सबको वार्न करती है कि अब एक बहुत ही बड़ा अनलक एक्टिवेट होने वाला है। लेकिन स्पॉइल टीचर को पकड़ लेता है और इसी दौरान एक जबरदस्त एक्सीडेंट होता है, जिससे कि वो सीधा एक ऐसी बिल्डिंग में जा गिरता है जो कि एक्सप्लोजिव से भरी होती है। एक्सप्लोजन के बाद फूको बाकी ज़ॉम्बीज को भी टच कर लेती है ताकि उनका अनलक एक्टिवेट हो सके। दूसरी तरफ सैन, कैन और उसके दोस्तों को वापस से बंकर में लेकर जाया जाता है ताकि वो सभी सेफ रह सके। जब फूको और सैन एंडी को बताते हैं कि वो दोनों भी स्पॉइल के कर्ज से इफेक्टेड हो चुके हैं, तब एंडी कहता है कि अब स्पॉइल को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ उसे खत्म करने पर फोकस करना होगा। लेकिन तभी एक और खतरनाक चीज होती है। स्पॉइल आसपास के सभी ज़ॉम्बीज को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसका बॉडी एक और भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद स्पॉइल एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है, जिसका इफेक्ट इतना पावरफुल होता है कि मिसाइल दूर खड़ी स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक कॉन्क्रीट हो जाता है। म्यूसिन और बाकी सभी को वार्न करती है कि किसी भी हाल में स्पॉइल की बीम अटैक को अपने ऊपर मत लगने देना, लेकिन स्पॉइल उनके लिए सिचुएशन और भी मुश्किल बना देता है क्योंकि वो एक साथ बहुत ही सारी बीम्स फायर करना शुरू कर देता है। तभी एंडी नोटिस करता है कि उसका हाथ उस बीम से हिट हो गया है। ये देखते ही वो बिना सोचे समझे अपना हाथ काट देता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि ये अटैक लिविंग बींग्स के लिए कितना इंस्टेंट डेथ जैसा है। जिस भी चीज को ये टच करता है वो तुरंत कोरोडोर होने लगता है। इसके बाद एंडी सीधा स्पॉइल की तरफ चार्ज करता है, लेकिन स्पॉइल उसे पकड़कर जोर से ग्राउंड पर पटक देता है और उसे लगातार मारने लगता है। फिर अपना लंबा सा हैंड एक्सपेंड करके शैन और फूको की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सीन अचानक से वहाँ पर भागने लगता है और स्पॉइल एक बोरिंग सा स्पीच देने लगता है, जिससे कि वो जल्दी इस दुनिया से हर चीज को डस्ट में बदल देगा। ये सुनकर फूको उससे कहती है कि वो कभी भी इतनी आसानी से नहीं मरेगी जब तक कि वो अपने सपने पूरे नहीं कर लेती। जैसे ही फूको अपने सपने की बात करती है, उसके बॉडी पर जो नंबर्स थे वो फिर से बढ़ने लगते हैं। उसके बाद सीन भी कहता है कि उसका सपना है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बने। ये बोलते ही वो अपने स्टाफ से स्पॉइल के हेड पर अटैक करता है और उसके नंबर्स भी काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। जब सीन मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा होता है, तब एंडी उसे वार्न करता है कि उसके पास ज्यादा मत जाओ वरना तुम भी स्पॉइल की एबिलिटी से इफेक्टेड हो जाओगे। लेकिन सीन कहता है कि उसे अब समझ में आ गया है कि स्पॉइल का फील्ड सिर्फ उसके बॉडी के आसपास ही काम करता है। इसके बाद सीन अपने स्टाफ किंगो का यूज करता है और दूर से स्पॉइल पर अटैक कर देता है। वो बताता है कि किंगो एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है जो कि चाइना से एक्सकेवेट हुआ था और ये अपनी मर्जी से लंबा या छोटा हो सकता है। सीन अपनी एबिलिटी का यूज करके स्पॉइल की मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है और फिर बार बार उसके हेड पर अटैक करता रहता है। इसके स्पॉइल काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर सीन की एबिलिटी कैसे काम कर रही है। दरअसल सीन की एबिलिटी का नाम अनट्रूथ है। इस एबिलिटी से असली पावर ये है कि उसके ओपोनेंट के दिमाग में आने वाले हर थॉट्स को उल्टा कर देती है। बस इस एबिलिटी की एक कंडीशन होती है, सैन को अपने टारगेट से थोड़ा सा लगाव होना चाहिए। जब स्पॉइल दोबारा से अपने लेजर को फायर करने की कोशिश करता है, तब सीन उस अटैक को फिर से नेगेट कर देता है। वो एक्साइटेड होकर कहता है कि उसे स्पॉइल से फाइट करने में बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि शायद से अब उसे विक्टर को एक्शन में देखने का मौका मिलने वाला है। दूसरी तरफ एंडी फूको की स्किन को टच करने की कोशिश करता है ताकि फिर से एक ह्यूमन एक्सप्लोसिव बन सके, लेकिन फूको अचानक डर जाती है और वो घबराहट में एंडी को जोर से थप्पड़ मार देती है। जब एंडी दोबारा से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी अचानक जमीन में बनी एक क्रैक में गिर जाता है। सीन जब उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, तब स्पॉइल एक स्मोक क्रिएट कर देता है, जिससे कि सीन का विजन ब्लॉक हो जाता है और उसकी एबिलिटी भी अच्छे से काम नहीं कर पाती। फूको सबको समझाती कि स्पेस के अंदर कोई भी चीज स्पॉइल नहीं होती क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम होता है और वहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होती। वो डिसाइड करता है कि अगर एंडी और स्पॉइल को स्पेस में भेज दिया जाए तो स्पॉइल में कोई एबिलिटी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। सीन अपना ये प्लान एंडी को बताता है और उसे हिंट देता है कि शायद से इस मिशन के लिए उसे अपने वॉर ऑफ गॉड में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा क्योंकि उसका नॉर्मल फॉर्म इतनी डेंजरस ट्रिप को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसके बाद मी उन्हें कुछ और कोऑर्डिनेट्स देती है। एंडी सीन के स्टाफ किंगो का यूज करता है और खुद को स्पॉइल के साथ सीधा स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर देता है। वहां जाते वक्त तो अपना लिमिएटर सीन को दे देता है। स्पेस में पहुंचते ही स्पॉइल को समझ में आ जाता है कि उसकी मेन एबिलिटी अब काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो एंडी पर अपना लेजर फायर कर देता है और सीधा उसके फेस पर अटैक करता है। लेकिन एंडी तुरंत रीजनरेट हो जाता है और उसके बाद वो अपने पावर ऑफ गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस फॉर्म में उसके बाल काफी लंबे हो जाते हैं, बिल्कुल सुपर सैयद 3 की तरह। इस पावर फॉर्म में एंडी के लिए स्पॉइल को हराना बिल्कुल आसान हो जाता है। वो उस मॉन्स्टर को बुरी तरीके से डिफीट कर देता है और उसका हेड वापस से अर्थ की तरफ भेज देता है। उसके बाद एंडी थोड़ा सा मजा लेने के लिए सोचता है। दूसरी तरफ म्यू सीन को इन्फॉर्म करती है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। सीन तुरंत कैन और उसके दोस्तों को वहाँ पर सेफ जगह पर भेज देता है। तभी एंडी भी वहाँ पर एक ड्रामेटिक एंट्री लेता है। सीन स्पॉइल के कोर को ट्रांसपोर्ट करके बेस पर ले आता है और अब वो वॉर ऑफ गॉड का सामना करने के लिए तैयारी है।
तभी एंडी के बॉडी के अंदर एक दूसरा पर्सनैलिटी विक्टर एक्टिवेट होने लगता है। जब एंडी अपने बॉडी का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है तो विक्टर को समझ में आ जाता है कि एंडी जिस इंसान से फाइट कर रहा है वो फूको है। इसलिए विक्टर सीधा फूको की तरफ बढ़ने लगता है। सीन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन विक्टर उसकी एबिलिटी को बाईपास कर देता है और उसे आसानी से हरा देता है। ये देखकर फूको तुरंत विक्टर को टच करती है ताकि उसकी अनलॉक एबिलिटी एक्टिवेट हो जाए। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि विक्टर पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। जब विक्टर फूको को मारने की कोशिश करता है तब फूको उसे एक इमोशनल स्पीच देती है और एंडी को याद दिलाती है कि उन दोनों ने साथ में कितनी चीजें करने का प्लान बनाया था। लेकिन फिर भी उसकी बात का विक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तभी सीन एक कुंफू मूव का यूज करता है और विक्टर को जोर से हवा में उड़ा देता है। इस वक्त यूनियन के बाकी मेंबर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और सब मिलकर विक्टर का सामना करने लगते हैं। यूनियन स्क्वाड एक के बाद एक डेडली अटैक यूज करके विक्टर को ओवरवेल्म करने लगती है। लेकिन विक्टर भी इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। वो एक नया बॉडी क्रिएट करके वापस से फाइट करने लगता है। तभी ज्यूस आगे बढ़ती है और विक्टर को 1v1 स्वॉर्ड ड्यूल के लिए चैलेंज कर देती है। विक्टर और ज्यूस के बीच एक इंटेंस स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है और कुछ ही देर के बाद ज्यूस अपनी स्वॉर्ड से विक्टर को 2 टुकड़ों में काट देती है। लेकिन फिर भी विक्टर रुकता नहीं है और अपने फिंगर बुलेट से फूको को सैन पर अटैक कर देता है। तभी टॉप बहुत ही तेजी से आता है और उन दोनों को उठाकर वहां से हटा देता है जिसकी वजह से वो बुलेट्स लगने से बच जाते हैं। विक्टर उन सभी को रोकने के लिए किंगो स्टाफ का यूज करता है और उन्हें उसके नीचे क्रैश करने की कोशिश करता है। लेकिन सीन तुरंत रिएक्ट करता है और स्टाफ को छोटा कर देता है जिसकी वजह से उन पर गिरने से पहले ही रुक जाता है। इधर फूको टॉप को थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी जान बचाई। टॉप कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन फूको को ये सोचकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि वो बस यहाँ पर बिना किसी प्लान के भाग रही है। फिर वो टॉप से पूछती है कि आखिर विक्टर को कैसे रोका जा सकता है। टॉप कहता है कि उसे भी कोई आइडिया नहीं है क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने विक्टर को जीना की हेल्प से ही रोक पाया था। ये सुनने के बाद फूको टॉप से कहती है कि मुझे एंडी के पास ले चलो। लेकिन टॉप उसे वार्न करता है कि अब जो वहाँ पर है वो तुम्हारा एंडी नहीं है। तभी सीन फूको को एंडी का लिमिटर कार्ड और एक गन देता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। इसके बाद फूको फिर से बैटलफील्ड की तरफ भागने लगती है। टॉप देख लेता है कि अब फूको को रोकना इम्पॉसिबल है इसलिए वो खुद भी उसके पर्सनल कैरेज बन जाता है और अपनी स्पीड से बैटलफील्ड की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में दोनों आपस में थोड़ी फ्रेंडली बातें करते रहते हैं। दूसरी तरफ यूनियन के वॉरियर्स विक्टर पर अपने सबसे पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं लेकिन विक्टर भी पीछे नहीं रहता। वो अपने क्लोन्स को क्रिएट करता है ताकि वो एक साथ यूनियन के हर मेंबर का सामना कर सके। जब फूको और टॉप वहाँ पर पहुँचते हैं तो फूको तुरंत समझ जाती है कि असली विक्टर कौन है और टॉप से कहती है कि जो विक्टर अभी ज्यूस से फाइट कर रहा है वो वही रियल वाला है। टॉप पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता। तब फूको बताती है कि उसने नोटिस किया है कि उस विक्टर ने एंडी का गोफी लोइन क्लॉथ पहना हुआ है क्योंकि उसकी ट्राउजर फाइट में फट चुकी थी। और ये कहने के बाद फूको अचानक से विक्टर पर जम कर जाती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। फिर वो सबको समझाती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि विक्टर पर उसकी अनलॉक एबिलिटी का बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़े। वो कहती है कि चाहे वो विक्टर को पसंद करती है या नहीं इस तरीके से उस पर बहुत ही बड़ा अनलॉक अटैक जरूर लगेगा। ये सुनकर ज्यूस कहती है कि वो कुछ सेकंड्स के लिए रियल एंडी को वापस से लाने की कोशिश करेगी और जैसे ही एंडी कंट्रोल में आएगा फूको को तुरंत अपनी एबिलिटी उस पर यूज करनी होगी। विक्टर गुस्से में कहता है कि वो कभी भी एंडी को दोबारा से कंट्रोल नहीं लेने देगा। फिर वो और भी ज्यादा क्लोन्स को क्रिएट करता है जो कि फूको पर अटैक करने लगते हैं लेकिन यूनियन स्क्वाड तुरंत रिएक्ट करती है और उन सब क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी ज्यूस अपनी फार्मिंग सोर्ड के साथ विक्टर पर चार्ज करती है। जब विक्टर उसके अटैक को ब्लॉक करता है तब ज्यूस बाकी यूनियन मेंबर्स को कमांड देती है कि फूको को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करो और फिर वो दोबारा से विक्टर पर अटैक करने लगती है। इधर फूको विक्टर से बात करके एंडी को वापस लाने की कोशिश करती है लेकिन विक्टर उसे चुप रहने के लिए कहता है और अपने फिंगर बुलेट उसके फेस पर फायर करने वाला होता है। तभी टॉप वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ पर किक मार देता है और उसका एम बिगड़ जाता है। फूको को एंडी के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। फिर वो हिम्मत करके विक्टर के हेड पर गन से फायर कर देती है। बुलेट लगते ही विक्टर के हेड में एक होल बन जाता है और फूको तुरंत अपना हाथ उस होल के अंदर डाल देती है। फिर वो एंडी से कहती कि अब मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अनलॉक अटैक देने वाली हूँ जो कि तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। थोड़ी देर के बाद एंडी अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस ले आता है और जैसे ही वो होश में आता है वो तुरंत फूको को किस कर लेता है। फिर वो उससे कहता है कि बाकी की प्ले टाइम बाद में कंटिन्यू करेंगे लेकिन फूको तुरंत सभी को वार्न करते कि अब उसकी अनलॉक एबिलिटी एक्टिवेट होने वाली है इसलिए सब लोग जल्दी से वहाँ से दूर भाग जाते हैं। विक्टर उनके पीछे भागने की कोशिश करता है लेकिन सैन अपनी एबिलिटी का यूज करके उसे रोक लेता है। तभी अचानक आसमान में एक बहुत ही बड़ा मीटियोरिटिक का स्ट्रोम अपीयर हो जाता है और वो सीधा विक्टर पर गिरने वाला होता है। कुछ ही सेकंड्स में वो सारी मीटियोरिटिक मिलकर विक्टर और पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक्सप्लोजन के बाद हर जगह पर सिर्फ रूबल और डेब्रिस ही बचे होते हैं। फूको उन्हें टूटी हुई बिल्डिंग के बीच जाकर एंडी का लिमिटर कार्ड वापस लेकर
लाकर उसके हाथ में लगा देती है ताकि विक्टर दोबारा से कंट्रोल ना ले सके। कुछ घंटों के बाद फूको की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। जैसे ही वो उठती है एंडी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम कितने रैकलेस हो। ये बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि उसे बहुत ही डर लग रहा था कि कहीं वो फिर से अकेली ना रह जाए। एंडी उसकी बात को सुनकर उसके सर पर प्यार से हाथ रख देता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे वापस से होश में ला दिया। फिर एंडी फूको को कुछ लेटर्स दिखाता है जो कि कैन और उसके दोस्तों ने उसके लिए छोड़े थे। एंडी बताता है कि अब कैन और उसके फ्रेंड्स का ध्यान यूनियन के ऑर्फनेज में रखा जाएगा ताकि उनकी लाइफ सेफ रहे। थोड़ी देर तक दोनों मस्ती करते हैं और फिर ये लव बर्ड्स वापस से मीटिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर एपोक्लिस सबको बताता है कि 6 क्विट्स उन्हें दी गई है और उनके रिजल्ट्स अब अनाउंस किए जाएंगे। दूसरी तरफ एक अबेंडेंड बिल्डिंग में एक आदमी दिखाई जाता है जिसके आंख पर एक आई पैच होता है। उसने एक नेगेटर जिसका नाम अनसीन होता है उसे चेयर पर बांध कर रखा होता है। उसकी इनविजिबल बॉडी से ब्लड तक टपक रहा होता है। वो आदमी बताता है कि अनसीन की एबिलिटी ये है कि अपनी आंखों को बंद करके खुद को और जिस चीज को अपनी प्रॉपर्टी मानता है उसे इनविजिबल बना सकता है। वो कहता है कि मैंने इसका पैट काट दिया है ताकि ये भाग ना सके। फिर वो उसे ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे फैक्शन में ज्वाइन कर जाओ जो कि तुम्हारी एबिलिटी डिटेक्टिव कर देता है। फिर वो उसे ऑफर करता है कि अगर तुम मेरे फैक्शन को ज्वाइन कर लोगे तो मैं तुम्हारी एबिलिटी को डीएक्टिव कर दूंगा। इधर यूनियन फैसिलिटी के ग्राउंड टेबल पर सब लोग बैठे होते हैं और फूको हैरान हो जाती है जब एपोक्लिस वहाँ पर अपीयर होता है और क्विस्ट रिजल्ट अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। तब फूको को पता चलता है कि वो कितनी देर से सोई थी। अब 31 अगस्त हो चुका है। एपोक्लिस बताता है कि उन्होंने पहला क्विस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है जिसमें उन्हें येमा बन को कैप्चर करना था। इसके रिवॉर्ड के रूप में राउंड टेबल पर अब 11 सीट ऐड हो जाएगी जिससे एक नया नेगेटर ज्वाइन करेगा। वो बताता है कि सेकंड क्विस्ट भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें कि उन्हें येमा ईट को कैप्चर करना था। इसके रिवॉर्ड में उन्हें एक नया नेगेटर यूनिबॉर्न की लोकेशन मिल गई है। फिर एपोक्लिस अनाउंस करता है कि थर्ड क्वेस्ट भी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि उन्होंने योमा लैंग्वेज को डिफीट कर दिया है और इस रिवॉर्ड के रूप में अब दुनिया के सारी लैंग्वेज को यूनिफाई करके इंग्लिश बना दिया गया है। इस बात को चेक करने के लिए सैन तुरंत चाइनीज लैंग्वेज में मुई से बात करता है लेकिन मुई को उसकी बात का एक भी वर्ड समझ में नहीं आता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि अब दुनिया में सब लोग सिर्फ इंग्लिश ही समझ पाएंगे। सिन को अब ये कंफर्म हो जाता है कि नॉन नेगेटर्स अब इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं बोल सकते। इसके बाद एपोक्लिस अगला रिजल्ट अनाउंस करता है और बताता है कि उन्होंने फोर्थ क्वेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है जिसमें कि उन्हें योमा पास्ट को कैप्चर करना था। इस क्वेस्ट के रिवॉर्ड में एपोक्लिस उन्हें एक पावरफुल आर्टिफैक्ट जिसका नाम रेबेलियन है उसे लोकेशन बता देता है। फिर वो अनाउंस करता है कि फिफ्थ क्वेस्ट भी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि टीम ने योमा स्पॉइल को कैप्चर कर लिया था। इसका रिवॉर्ड ये मिलता है कि उन्हें नेगेटर अनरिपेयर की लोकेशन पता चल जाती है। ये सुनकर फूको बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि अब उनके पास एंडी को क्योर करने का एक चांस आ गया था। लेकिन हैरानी की बात ये होती कि एंडी को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी एपोक्लिस एक बुरी खबर देता है। वो बताता है कि टीम लास्ट क्वेस्ट में फेल हो गई जिसमें उन्हें नेगेटर अनसीन को ढूंढना था। एंडी बताता है कि जितने भी इन्वेस्टिगेटर अनसीन को ढूंढने के लिए गए थे वो सब मुर्दे मिले, इसलिए शायद से अनरिपेयर ने उन्हें अनसीन को कैप्चर कर लिया होगा। क्वेस्ट कंप्लीट ना कर पाने की वजह से एपोक्लिस एक पेनल्टी एक्टिवेट करता है। वो एक बहुत ही बड़ा ह्यूमा क्रिएट करता है जिसका नाम गैलेक्सी होता है और उसे सीधा अर्थ की सरफेस पर भेज देता है। सिचुएशन को सीरियस देखकर ज्यूस तुरंत एक मोस्टर मूव को समन करती है जो सबको टेलीपोर्ट करके टोस्ट ऑस्ट्रेलिया ले जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद ज्यूस फूको को समझाती है कि जब भी कोई पेनल्टी के रूप में कोई ह्यूमा ऐड होता है तो उसके साथ एक नया रूल भी दुनिया में ऐड हो जाता है जो अक्सर ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन जाता है। तभी गैलेक्सी ह्यूमा अपनी पावर का यूज करता है और तुरंत एक पूरा सोलर सिस्टम क्रिएट कर देता है। इस स्ट्रेंज सिचुएशन को समझने के लिए निको अपनी सिस्टम के नॉन नेगेटर साइंटिस्ट का यूज करता है और उनसे नई दुनिया से जुड़ी इन्फॉर्मेशन सीधा अपने ब्रेन में ट्रांसफर करवा लेता है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद निको सभी को बताता है कि गैलेक्सी की वजह से एलियंस क्रिएट हो चुके हैं और अब वो अर्थ पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। कुछ ही देर में एक बड़ा सा अगली एलियन अपीयर होता है जिसका नाम एंट होता है और वो ह्यूमैनिटी से सरेंडर करने की डिमांड करता है। उसका विलन टाइप स्पीच सुनने के बाद ज्यूस अपनी अनजस्टिक एबिलिटी का यूज करती है जिससे कि एलियन शिप एक दूसरे पर ही अटैक करने लगते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद ज्यूस एंडी और फूको को बताती है कि वो एक और पेनल्टी अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि अभी तक 99 पेनल्टीज हो चुकी है, लेकिन अगर 100 पेनल्टी एक्टिवेट हो गए तो दुनिया का एंड हो जाएगा। इसलिए अभी उनका सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है कि राउंड टेबल की 11 सीट को फिल करना, क्योंकि अगर 3 मंथ के अंदर सीट फिल नहीं हुई तो एक और पेनल्टी लग जाएगी। आखिर में ज्यूस एक और डरावनी स्पीच देकर एलियन को वहाँ से भगा देती है और फिर एंडी, फूको और टटियाना को एक नया मिशन देती है। उनका मिशन होता है अनरिपेयर को ढूंढना और उसे लोकेट करना। कुछ दिनों के बाद फूको एक मॉल में खड़ी होती है और वहाँ पर इतने सारे सेलिब्रिटीज को देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। तभी एंडी एक डेजलिंग सूट पहनकर वहाँ पर आता है और उसे टीज करने लगता है। इसके थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंडी और फूको एक फैंसी प्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। एंडी फूको को बताता है कि एक ब्लैक मार्केट ऑक्शन होता है जहाँ पर नेगेटर्स की खरीद फ्रोकट होती है और यूनियन अब तक उस जगह को कंट्रोल नहीं कर पाई है। वो
वो बताता है कि इस ऑक्शन को दुनिया भर के माफिया ग्रुप्स मिलकर चलाते हैं और ये लोग हर बार अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार ज्यूस ने उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। एंडी बताता है कि अगला ऑक्शन अगली रात मिडनाइट को एक लग्जरी शिप में होने वाला है जो रियो दे जेनेरियो के पोर्ट पर डोकेट है और उनका प्लान है कि वो लोग गेस्ट बनकर शिप में घुसेंगे। इसके लिए निको ने उनके लिए 3 स्पेशल पास बनवा दिए ताकि वो बिना दिक्कत के अंदर जा सके और वहाँ पर जाकर अनरिपेयर को ढूंढ सके। एंडी ये भी बताता है कि इवेंट में सिर्फ कुछ सेलिब्रिटीज को एंट्री मिलती है, इसलिए उन्हें अच्छा सा डिस्ग्यूज लेना पड़ेगा। वापस प्रेजेंट में फूको मॉल के ट्रायल रूम में एंडी के लाए हुए आउटफिट्स को ट्राई करती है, लेकिन जैसे वो कुछ रिवीलिंग आउटफिट्स को पहनती है वो बहुत ही शर्मा जाती है और पैनिक करने लगती है। तब एंडी उसे बताता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर वो सिर्फ रिवील्ड स्किन को टच करेगा तो उसकी अननोन एबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगी। ये सुनकर फूको को ज्यूस के साथ हुए एक पुरानी बात याद आती है। तो फूको ने ज्यूस से कहा था कि उसे डर लग रहा है कि मिशन में वो एंडी और टटियाना के लिए बर्डन न बन जाए, लेकिन ज्यूस ने उससे कहा था कि एक दिन फूको की अनलॉक एबिलिटी पावरफुल हो जाएगी और वो खुद गोड को भी हरा सकती है। ज्यूस ने उसे ये भी कहा था कि उसे एंडी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और धीरे धीरे उसे प्यार भी हो सकता है क्योंकि उसका प्यार ही उसके एबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। उनका फाइनल गोल है आने वाले रैग्नारोक को रोकना जो कि धीरे धीरे पास आ रहा है। प्रेजेंट में फूको फाइनली एक स्टाइलिश आउटफिट को चूज करती है जो कि एक सेलिब्रिटी लुक जैसा दे रहा होता है और उसे अपना डिस्क्यूज बना लेती है। जब वो दोनों मॉल से बाहर निकल रहे होते हैं तब एंडी फिर से उसे क्रीपी तरीके से टीज करने लगता है, इसलिए फूको अपनी अनलॉक एबिलिटी का यूज करके उसे थोड़ा सा सबक सिखा देती है। कुछ देर के बाद दोनों समंदर के किनारे बैठकर बात कर रहे होते हैं। एंडी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसके बॉडी का ओरिजिनल ओनर कौन है, वो खुद है या फिर विक्टर। ये सुनकर फूको उसे प्रॉमिस करती है कि चाहे विक्टर कितनी भी बार कंट्रोल ले ले वो हर बार एंडी को वापस ले आएगी। जब फूको एंडी को उठाने में हेल्प करने के लिए उसका हाथ पकड़ती है तब उसे याद आता है कि उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं। जैसे वो एंडी को टच करती है उसकी अनलॉक एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। अचानक ही टटियाना वहाँ पर अपीयर होती है और सीधा एंडी पर गिरकर उसे क्रश कर देती है। फिर टटियाना बताती है कि उनका प्लान ये है कि अनडेड और अनलॉक डुओ यानी कि एंडी और फूको ऑक्शन में मैरिड कपल बनकर घुसेंगे, जबकि वो बाहर से पूरी फैसिलिटी पर नजर रखेगी। कुछ देर के बाद फूको और एंडी अपने डिस्क्यूज पहनकर ऑक्शन बिल्डिंग के बाहर एंटर करते हैं। जैसे ही बॉल रूम में पहुंचते हैं फूको वहाँ पर मौजूद कुछ नोबल्स को आराम से यूमा के बारे में बात करते हुए सुन लेती है और ये देखकर वो थोड़ी सी घबरा जाती है। इसके बाद दोनों बिल्डिंग के एक और रिलैक्सिंग एरिया में चले जाते हैं। वहाँ पर एंडी फूको को बताता है कि वो लोग इंग्लिश बोल पा रहे हैं क्योंकि सिन ने उन्हें एक स्पेशल गैजेट दिया है। फूको सोचने लगता है कि जो लोग ऑक्शन में बेचे जा रहे हैं क्या उनकी जिंदगी भी उसी की तरह मिसरेबल होगी। तब एंडी उसे थोड़ा सा पेप टॉक करता है और कहता है कि वो यूनियन के साइड पर है, इसलिए वो इन सबको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ अनपेयर अपनी असिस्टेंट लाटा के साथ एक मैरिड कपल के डिस्क्यूज बना लेता है, इसलिए वो इन सभी को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ अनरिपेयर अपने असिस्टेंट लाटा के साथ एक मैरिड कपल का डिस्क्यूज बना कर लाता है। तभी कुछ गार्ड्स उस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनरिपेयर पल भर में ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो अपनी टीम के एक दूसरे मेंबर फन और क्रीड को भी वहाँ पर बुला लेता है। उधर टाटियाना उन्हें चुप कर प्लानिंग करते हुए देख लेती है। वो तुरंत टीम को इन्फॉर्म करती है कि 4 नेगेटर शिप में कर चुके हैं। जब ज्यूस बताते कि ये लोग नेगेटर हंटर्स हैं जो कि जबरदस्ती नेगेटर को पकड़कर कलेक्ट करते हैं। उनका मिशन है दुनिया से बदला लेना। और ये सुनकर फूको तुरंत एंडी के बैग पर जम कर जाती है और दोनों मिलकर उन स्मग बग्स का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंडी फूको को पीठ पर लेकर बॉल रूम की तरफ दौड़ पड़ता है और रास्ते में एक गार्ड को नॉकआउट कर देता है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो टाटियाना को ऑर्डर देता है कि उसकी सोड यूज करें। थोड़ी देर के बाद वो एक हॉलवे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर गार्ड्स उन पर बुलेट्स की बारिश करने लगते हैं। जैसे ही टाटियाना एंडी को उसकी सोड देती है फूको अपनी अनलॉक एबिलिटी का यूज करती है और एक अनलॉक एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है जिससे दोनों शिप के लोअर एरिया में पहुंच जाते हैं। एंडी फूको को पीठ पर लेकर स्टेयर्स के नीचे दौड़ता है और एक और हॉलवे में पहुंच जाता है जो कि डायनामाइट से भरा होता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचते हैं सारे डायनामाइट एक साथ एक्सप्लोड हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक निक्योटर लड़का जिसका नाम चिकारा था एक गार्ड के द्वारा कॉर्नर कर दिया जाता है। चिकारा अपनी एबिलिटी यूज करके गार्ड को रोक लेता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है गार्ड फिर से मूव करने लगते हैं। तब चिकारा को समझ में आ जाता है कि वो एक ही वक्त में गार्ड को रोक भी नहीं सकता और खुद भाग भी नहीं सकता, इसलिए वो सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। कुछ समय पहले चिकारा अपने स्कूल में शॉक हो गया था जब उसने देखा था कि उसके अलावा सब लोग इंग्लिश बोल रहे थे। जब उसने गुस्से में जापानीज में चिल्लाना शुरू कर दिया था तभी कुछ सूट्स पहने हुए लोग उसे जबरदस्ती किडनैप करके ले गए। प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पर चिकारा कांपने लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी एबिलिटी का इफेक्ट खत्म हो चुका है। तब एक यूकाजा गार्ड उसकी टांग में गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो गार्ड अनरिपेयर के साथ से खत्म हो जाता है। तब एक यूकाजा गार्ड उसकी टांग में गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो गार्ड अनरिपेयर के हाथ से खत्म हो जाता है।
जैसे ही अनरिपेयर उसके पास आता है वो बताता है कि चाकरा के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो दूसरों की मूवमेंट को रोक सकता है, सिर्फ तब जब वो खुद बिल्कुल भी मूव ना करे। और ये सुनकर अनरिपेयर कहता है कि चाकरा वही रीट्रेन टाइप नेविगेटर है जिससे कि वो काफी टाइम से ढूंढ रहा था। चाकरा नॉर्मल इंसान जैसे बिहेव करने की एक्टिंग करता है और अजीब सी ब्रोकन इंग्लिश बोलने लगता है ताकि सब लोगों को लगे कि वो बस एक नॉर्मल बंदा है। लेकिन क्रीड उसकी एक्टिंग को तुरंत समझ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो चाकरा को टेस्ट करेगा, इसलिए वो सीधा उस पर मशीन गन तान देता है और काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो 5 से काउंटडाउन करना स्टार्ट करता है, चाकरा अपनी जान के डर से काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही क्रीड फायरिंग करता है, एंडी तुरंत चाकरा के सामने आ जाता है और अपनी बॉडी से उसके बुलेट को सील्ड बना लेता है। तभी वहाँ पर फूको भी आ जाती है और वो चाकरा को एक स्पेशल नेक टाई डिवाइस देती है जिससे कि उनकी लैंग्वेज को समझ सके। तभी अनरिपेयर अचानक से अटैक करता है और अपनी ब्लेड से एंडी के गले पर स्लैश कर देता है जिससे कि उसका खून बहुत ही तेजी से बहने लगता है। अनरिपेयर कहता है कि उसकी एबिलिटी की वजह से एंडी का ये वाउंड तब तक हील नहीं होगा जब तक कि वो मर ना जाए। एंडी गुस्से में उसका सर काटने की कोशिश करता है लेकिन अनरिपेयर उसको बताता है कि ये बिल्कुल बेकार है क्योंकि उसकी पावर सभी हीलिंग एबिलिटीज को नेगेट कर देती है। फिर वो सबको कहता है कि चाकरा को उनके हवाले कर दो ताकि वो उसे खत्म कर सके और उसकी एबिलिटी किसी और यूजफुल इंसान को दे सके। लेकिन एंडी पीछे हटने वालों में से नहीं था, वो सीधा अनरिपेयर पर चार्ज करता है और तभी फूको उसका सर काट देती है जिससे कि एंडी का फ्लाइंग हेडबट सीधा अनरिपेयर पर लगता है। इसी बीच टाटियाना भी ड्रामेटिक एंट्री करती है और क्रीड को जोर से दीवार में दे मारती है। एंडी फिर अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज करके अनरिपेयर को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन अनरिपेयर बहुत ही तेजी से उस अटैक को डॉज कर लेता है और पलटकर एंडी को दोनों हाथों को काट देता है। फिर भी वो रुकता नहीं है और अपने हाथों को हवा में प्रोपेल करके अनरिपेयर पर अटैक कर देता है लेकिन लटला अपनी एबिलिटी का यूज करके उस अटैक को डॉज कर लेती है। अनरिपेयर एंडी और फूको की हिम्मत की तारीफ करता है और चाकरा को एक डरपोक लूजर कहकर उसका मजाक उड़ाता है। वो कहते हैं कि चाकरा अपनी क्वाडी की वजह से अपनी पावर का सही से यूज नहीं कर पाता और ऐसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फिर वो अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो जल्दी इस कंट्री पर कब्जा करने वाला है। इस दौरान एंडी एक स्मार्ट मूव करता है और अपना खून लाटला की आंखों में फेंक देता है जिससे कि वो कुछ देर के लिए फाइट से बाहर हो जाती है। लेकिन तभी अनरिपेयर एक ब्लेड को निकालकर चिचीरो की तरफ फेंक देता है। एंडी उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ब्लेड उसके हाथों को चीरते हुए सीधा फूको के स्टमक में लगता है। ये देखकर एंडी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अपना बैटल बीस्ट फॉर्म रिलीज करने वाला होता है लेकिन फूको उसे रोक देती है और तभी वहाँ पर आर्मीड गार्ड्स लेकर आ जाता है और सिचुएशन देखकर अनरिपेयर वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही गार्ड्स उन सभी को मारने की कोशिश करते हैं तभी चाकरा को अपनी माँ की आखिरी शब्द याद आते हैं। ये याद आते ही उसकी पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अपनी अनमूव्ड एबिलिटी का ओवर पावर अप वर्जन में यूज करके आने वाली सभी बुलेट्स को हवा में ही रोक लेता है। दूसरी तरफ क्रीड अपनी मशीन गन से लगातार टाटियाना पर फायर करता रहता है लेकिन उसकी एक भी बुलेट टाटियाना के आर्मर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए गुस्से में वो उस पर ग्रेनेड को फेंक देता है लेकिन उस ग्रेनेड से भी टाटियाना को जोर का ही डैमेज नहीं लगता। टाटियाना उसका सर पंच से उड़ाने की कोशिश करती है लेकिन तभी फैंग उसके अटैक को ब्लॉक करता है और क्रीड को और भी ज्यादा ग्रेनेड्स फेंकने का मौका मिल जाता है। टाटियाना सोचने लगती है कि आखिर फैंग की एबिलिटी क्या है। तभी अचानक फैंग उसे जोर से ग्राउंड पर पुश कर देता है और टाटियाना नोटिस करती है कि उसका आर्मर किसी तरीके से क्रैक हो चुका है। ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि फैंग ने अपनी नेगोशिएशन एबिलिटी से उसके आर्मर को डैमेज किया है। इसी बीच एंडी टाटियाना को बताता है कि फूको अनरिपेयर के अटैक से बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। एंडी कहता है कि उन्हें 1 घंटे के अंदर अनरिपेयर को मारना होगा क्योंकि फूको के पास सिर्फ इतना ही टाइम बचा है। और ये सुनते ही टाटियाना को एक पुरानी बात याद आती है जब उसकी पहली बार एंडी से मुलाकात हुई थी। उस दिन मीटिंग के बाद टाटियाना ने एंडी को एक प्राइवेट रूम में बुलाया था ताकि वो उसे ड्यूएल कर सके। वहाँ टाटियाना ने उससे कहा था कि वो कभी भी उसे टीम का मेंबर एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उसने गिना को मार दिया था और अपने रोबोट आर्म से एंडी पर अटैक करती है और कहती है कि एंडी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पिछले 40 सालों से उसके दिल में क्या फीलिंग थी। लेकिन एंडी शांत रहकर कहता है कि उसे पता था कि टाटियाना उससे प्यार करती थी, फिर भी उसने जीना को खत्म किया। और ये सुनकर टाटियाना और भी गुस्से में आ जाती है और वो एंडी पर लगातार पंचेस बरसाने लगती है ताकि वो अपना बदला ले सके। इसी दौरान एक रोबोट आर्म फूको की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन एंडी तुरंत अपने अपर बॉडी का यूज करके फूको को बचा लेता है। हालांकि इस चक्कर में उसका लोअर बॉडी रोबोट आर्म के अटैक से उड़ा दिया जाता है। ये देखकर टाटियाना को समझ में आ जाता है कि अगर एंडी ने फूको को प्रोटेक्ट ना किया होता तो शायद से वो उसे मार ही देती। तभी निको टाटियाना को शांत होने के लिए कहता है और बताता है कि उनका अगला मिशन डिसाइड करेगा कि एंडी और फूको टीम के लायक हैं या नहीं। लेकिन तभी एंडी अचानक बिना कपड़ों के टाटियाना पर जंप कर देता है। एंडी के इस अजीब से अटैक की वजह से टाटियाना का रोबोट सूट ओवर हीटिंग होने लगता है। निको तुरंत एंडी को कहता है कि वो फूको को वहाँ से ले जाए क्योंकि टाटियाना का ये रोबोट सूट असल में उसकी डेंजरस एबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है और अगर वो कंट्रोल से बाहर गई तो पूरा का पूरा टाउन एक बार में ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन तभी फूको टाटियाना को पकड़ लेती है और रोते हुए कन्फेस करती है कि जीना की
डेथ के लिए असल में वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी अनलक एबिलिटी की वजह से जीना मारी गई थी। वो बताती है कि एंडी सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा था। फूको टाटियाना से माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि वो जीना की लॉस को कभी न कभी पूरा करेगी। फिर वो टाटियाना से कहती है कि क्या उसकी फ्रेंड बन सकती है। टाटियाना ये सब सुनने के बाद फाइनली अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेती है और कुछ देर के बाद वो फूको के साथ हाथ मिलाकर अपनी नई दोस्ती की शुरुआत करती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एंडी, फूको और चाकरा एक साथ वहाँ से आर्मर गार्ड से बचकर निकल जाते हैं। एंडी टाटियाना से कहता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा, इसलिए टाटियाना उससे कहती है कि वो लोग सरफेस पर चले जाए और इतना कहकर वो अपना रोबोट सूट ओपन कर देती है। टाटियाना गुस्से में कहती है कि जो लोग उसकी प्यारी फीमेल फ्रेंड को हर्ट करते हैं उन्हें वो कभी भी माफ नहीं करेगी और फिर अपनी एबिलिटी को पूरी तरीके से रिलीज कर देती है। ये देखकर क्रीड फिर से अपनी मशीन गन से उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन उसकी बुलेट्स टाटियाना के रोबोट से टकराते ही पिघल जाती है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए पॉइजन गैस को रिलीज कर देता है। फिर हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब टाटियाना का बर्थडे पार्टी चल रहा था। तभी अचानक उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हो गई थी। उसकी पावर इतनी डेंजरस थी कि उसी की वजह से उसकी फैमिली मेंबर और उसके आसपास के सभी लोग मर गए। ये सब देखकर टाटियाना डर के मारे वहाँ से भाग गई और बिना किसी डायरेक्शन के भटकती रही। कुछ टाइम के बाद उसे माफिया गैंग ने पकड़ लिया था और कुछ लोग उसे एक ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसे देने को बेचने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर बिली आ जाता है और वो ऑक्शन रूम में मौजूद सभी क्रिमिनल्स को गोली मारकर खत्म कर देता है। टाटियाना उसे कहती कि उसे भी मार दे क्योंकि उसकी पावर सिर्फ तबाही लाती है, लेकिन बिली उसकी बात को सुनने की वजह उसे स्नैक्स खिला देता है और उसे शांत करता है। फिर बिली उसे समझाता है कि उसकी एबिलिटी असल में उसके बाल और स्किन के सरफेस से एक अनटचेबल बैरियर क्रिएट करती है जिसे कोई भी टच नहीं कर सकता। इसके बाद बिली उसे यूनियन हेडक्वार्टर ले जाता है जहाँ पर निको उसके लिए एक स्पेशल रोबोट बॉडी डिजाइन करता है ताकि उसकी डेंजरस एबिलिटी कंट्रोल में रहे। बिली उसे कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसकी पावर किसी को प्रोटेक्ट करने के काम आएगी और जब वो वक्त आएगा तो उसे बिना डरे अपनी पावर को पूरा रिलीज कर देना चाहिए। प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पर टाटियाना अपनी अनटचेबल एबिलिटी का एक मैसिव फील्ड क्रिएट कर देती है जिससे कि पूरा शिप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद एंडी को फाइनली अनरिपेयर साफ दिखने लगता है। अब एंडी, फूको और चाकरा आसमान में तैरते हुए अनरिपेयर का सामना कर रहे होते हैं। एंडी अपनी फाइटर बुलेट टेक्निक का यूज करके अनरिपेयर पर अटैक करता है, लेकिन लाटला अपनी एबिलिटी से उस बुलेट की ट्रेजेक्टरी चार्ज कर देती है। एंडी फिर लगातार और भी बुलेट्स को फायर करता रहता है, लेकिन वो सभी अटैक को डॉज हो जाते हैं। फिर एंडी सीधा अनरिपेयर पर चार्ज करता है, लेकिन अनरिपेयर अपने पैर में लगी रॉकेट बूस्टर एक्टिवेट कर देता है और हवा में और भी तेज मूव करने लगता है। तब एंडी चाकरा से कहता है कि अभी ये सब कुछ डिसाइड करना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने वक्त वेस्ट किया तो फूको की जान जा सकती है। एंडी चाकरा से कहता है कि वो अपनी एबिलिटी का यूज करे। ये सुनकर चाकरा एक गहरी सांस लेता है और फिर अपनी अनमूव एबिलिटी को यूज कर देता है। जैसी वो एबिलिटी एक्टिवेट होती है, अनरिपेयर हवा में फ्रीज हो जाता है, लेकिन अनरिपेयर समझ जाता है कि ये एक तरह का सेटलमेंट है, क्योंकि चाकरा की पावर की वजह से एंडी की टीम भी मूव नहीं कर सकती। वो सोचता है कि शायद से ये लोग बस टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एंडी एक और फिंगर बुलेट फायर कर देता है, लेकिन चाकरा की एबिलिटी एक्टिवेट होने की वजह से वो बुलेट भी हवा में रुक जाती है। अनरिपेयर को शुरू में लगता है कि एंडी का शॉट मिस हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे समझ में आ जाता है कि एंडी असल में चाकरा की गर्लफ्रेंड के पीछे वाली जगह से फायर कर रहा था। तब एंडी तुरंत चाकरा को कहता है कि अपनी एबिलिटी को डीएक्टिवेट करो। जैसे ही चाकरा अपनी एबिलिटी को बंद करता है, वही फ्रोजन बुलेट जाकर लाटला की बैक पर लग जाती है। उसके बाद एंडी चाकरा को दोबारा से अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन तभी सब नोटिस करते कि अनरिपेयर अचानक से उनकी नजर से गायब हो चुका है। अगली पल उनके ऊपर अपीयर हो जाता है और एक आर्टिफैक्ट का यूज करता है जिसका नाम ब्लेड रनर होता है। इस अटैक से वो एंडी को सीधा 2 हिस्सों में काट देता है। ये देखकर चाकरा फिर से अनरिपेयर को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से स्लो पड़ जाता है। अनरिपेयर लगातार ब्लेड रनर के मल्टीपल स्लैशेस उनकी तरफ फायर करता है। चाकरा मुश्किल से उन स्लैश को फ्रीज कर पाता है, लेकिन अनरिपेयर कहता है कि अगर चाकरा ने एक बार फिर ब्लिंक किया तो वो सब तुरंत मर जाएंगे। तब एंडी कहता है कि उसे लगभग लाटला की एबिलिटी समझ में आ गई है। फिर वो फूको से कहता है कि अब सब कुछ उसके अनलक के रैंडम फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तभी अचानक टाटियाना वहाँ पर आ जाती है और अपनी अनटचेबल फील्ड क्रिएट करती है, जिसे सब लोग अनरिपेयर के स्लैश को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन अनरिपेयर भी रुकने वाला नहीं था। वो चाकरा की आंखों पर ब्लड फेंक कर उसे टेम्पररी ब्लाइंड कर देता है और एक ब्लेड रनर स्लैश उसकी तरफ भेज देता है। तब एंडी अपने एक पावरफुल अटैक से उस स्लैश को रोक देता है, जिसका नाम क्रिम्सन क्रिस्टन मून होता है। उसके बाद फूको एंडी के गाल पर किस करती है और एंडी चाकरा से कहता है कि उन्हें किसी पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर एक मिट्योर गिरने वाला है। तभी अनरिपेयर फिर से एंडी पर स्लैश करता है और एंडी सीधा नदी में गिर जाता है। इस वक्त फूको के अनलक की वजह से एक बहुत ही बड़ा मिट्योर भी वहाँ पर आ जाता है। अनरिपेयर को लगता है कि अब एंडी खत्म हो चुका है, इसलिए वो चाकरा की तरफ अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन इस बार चाकरा हिम्मत दिखाता है और वो सही वक्त पर अनरिपेयर को रोक देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एंडी एक बुलेट को फायर करता है जो सीधा अनरिपेयर के चेस्ट को पकड़ जाती है।
लाटला तुरंत इंजर्ड अनरिपेयर को उठाकर एक बड़े से वेल के मुंह के अंदर ले जाती है और कहती है कि आज वो मरने वाला नहीं है। फिर वो अपनी टीम के साथ वहाँ से एस्केप कर जाती है। उनके जाने के बाद फूको अपनी चोट को लेकर थोड़ी परेशान होने लगती है। तब एंडी उसे दिखाता है कि अनरिपेयर की एबिलिटी अब डीएक्टिवेट हो चुकी है क्योंकि उसका बॉडी वापस रीजनरेट होने वाला है। और फूको, टटियाना और चाकरा को थैंक यू कहता है क्योंकि सब ने अपनी एबिलिटी से उसकी मदद की थी। उसके बाद वो लोग चाकरा को एक वीक का टाइम देते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि यूनियन ज्वाइन करना चाहता है या नहीं। एक वीक के बाद फूको और एंडी चाकरा के स्कूल से बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब क्लॉक में सिर्फ 10 मिनट बाकी रहते हैं तभी उन्हें एक बड़ा सा शॉक लगता है क्योंकि उनके सामने अनरिपेयर खड़ा होता है, लेकिन इस बार वो छोटे साइज में होता है। फूको उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर जिंदा कैसे बच गए। तब अनरिपेयर बताता है कि एंडी की बुलेट उसके हार्ट में लगने से वो सच में मर गया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे वो इस छोटे से फॉर्म में वापस आ गया। एंडी अनरिपेयर से कहता है कि वो बहुत ही जल्दी अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आ गया था, लेकिन तभी अचानक एंडी को एक पंच मारकर दूर उड़ा देता है। उसका दांत टूट चुका होता है, फिर भी वो अजीब तरीके से खुश दिख रहा होता है। ये देखकर एंडी उसकी शर्ट को पकड़ लेता है और कहता है कि सिर्फ चेस्ट में गोली मारने से उसके लिए काफी नहीं था, इसलिए उसे और भी ज्यादा दर्द देना चाहता है। तभी अनरिपेयर उनसे माफी मांगता है और फूको से उसकी चोट के बारे में पूछता है। फूको बताती है कि एक डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है। उसके बाद अनरिपेयर फूको को एक हैंडगन गिफ्ट के तौर पर देता है और जैसे ही फूको उस गन को टच करती है उसके सामने एक विजन आ जाता है जिसमें एक बहुत ही पावरफुल बीइंग पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। ये देखकर फूको जोर से चिल्लाती है और तुरंत उस गन को जमीन पर गिरा देती है। फिर वो एंडी से पूछती कि ये आखिर क्या था। जब एंडी उन गन को उठाता है तो उसको भी बिल्कुल वही विजन दिखाई देता है। फिर वो दोनों अनरिपेयर से पूछते हैं कि उन्होंने विजन में क्या देखा। तब अनरिपेयर बताता है कि वो गॉड था। अनरिपेयर बताता है कि उसने और उसकी टीम ने डिसाइड किया है कि गॉड के आने से पहले ही वो दुनिया पर रूल करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी गॉड को हरा नहीं सकता। एंडी ये सुनकर कहता है कि अगर ऐसा है तो उनका रूल बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन अनरिपेयर कहता है कि उनकी टीम के पास एक एडवांटेज है क्योंकि वो अगला स्टेप ले सकते हैं जबकि एंडी की टीम नहीं ले सकती। एंडी अब ये समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसका मतलब क्या है। तभी यूनियन की तरफ से उसको कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि यूनियन के मेंबर को 2 अलग अलग जगह पर नेगोशिएशन हंटर से फाइट करने हैं। तब अनरिपेयर बताता है कि उसकी ग्रुप का नाम अंडर है और वो दुनिया को उल्टा करके उसे फेयर बनाना चाहते हैं। ये कहने के बाद वो उनसे दूर उड़ने लगता है और मजाक में कहता है कि अगर तुम लोग हमारी टीम को ज्वाइन कर लो तो मैं गॉड के सामने तुम्हारे लिए अच्छी बात कर दूंगा। लेकिन एंडी कहता है कि वो गॉड को जरूर हरा देगा क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसे मारा भी जा सकता है। लेकिन एंडी कहता है कि वो गॉड को जरूर हरा देगा क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसे मारा भी जा सकता है। अनरिपेयर के चले जाने के बाद एंडी कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि वो सब मिलकर गॉड को हरा देंगे। लेकिन ये बात सुनकर चाकरा बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भागकर फिलाडेल्फिया जाने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे पकड़ लेता है और तभी वो देखते हैं कि फूको चाकरा के स्कूल बिल्डिंग को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो रही है। इसलिए एंडी चाकरा से कहता है कि उन्हें अपने स्कूल का टूर करवा दे। जब वो लोग स्कूल के अंदर जाते हैं तब एंडी चाकरा को बताता है कि अगर उन्होंने और भी अप्रेंटिस को ले ली तो जनवरी तक दुनिया खत्म हो सकती है। ये सुनकर चाकरा कहता है कि उसे इतना लंबा जीना पड़ेगा क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की डेथ के लिए प्रायश्चित भी करना है। इसके बाद हमें चाकरा का पास्ट दिखाया जाता है। जब वो छोटा था तब एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने के लिए घर वापस आ रहा होता है। रोड क्रॉस करने के बाद अचानक उसकी अनमूव एबिलिटी पहली बार एक्टिवेट हो जाती है। इसी वजह से उसके पेरेंट्स रोड के बीच में ही फ्रीज हो जाते हैं और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। तभी वहाँ पर एक ट्रक तेज स्पीड में उनकी तरफ आता दिखाई देता है। चाकरा अपने पेरेंट्स को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाता और ट्रक उन्हें पूरी तरीके से हिट कर देता है। उसके फादर वहीं पर मर जाते हैं, जबकि उसकी मदर को बहुत ही सीरियस चोट लगती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी मदर काफी टाइम तक हॉस्पिटल में रहती है और अपनी लाइफ के आखिरी दिन पर वो चाकरा से कहती है कि तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जो कि दूसरों के लिए एक्शन ले सके। ये कहने के बाद वो दुनिया को छोड़ देती है। चाकरा की ये कहानी सुनकर फूको की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसका पास्ट भी कुछ ऐसा ही ट्रेजिक रहा था। चाकरा फिर बताता है कि जब उसे पता चला उसके पेरेंट्स की डेथ उसी की वजह से हुई है तो उसने खुद को खत्म करने की कोशिश भी की थी और ये सब बातें करते हुए उसकी आंखों में लगातार आंसू गिरते रहते हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि उसने जीना डिसाइड किया क्योंकि उसे लगा कि उसके पेरेंट्स भी यही चाहते होंगे, इसलिए अब वो उन सब की टीम को ज्वाइन करना चाहता है। तभी उसका एक फ्रेंड आता है जिसका नाम रियो होता है और वो चाकरा से उसकी यूनिवर्सिटी के प्लान्स के बारे में पूछने लगता है। तब एंडी कहता है कि अब उन्हें चलना चाहिए। चाकरा रियो को सब कुछ के लिए थैंक यू बोलता है और उसे गुड बाय कहकर एंडी की कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद चाकरा एंडी से कहता है कि वो चाहता है कि रियो उसे भूल जाए। तब एंडी निको से कहता है कि रियो की मेमोरीज इरेज कर दे। जैसे ही कार आगे बढ़ने लगती है चाकरा रो पड़ता है। दूसरी तरफ फूको एंडी से कहती है कि वो उसे फाइट करना सिखाएगी क्योंकि वो गॉड को हराना चाहती है। एंडी भी उसकी बात को मान लेता है। कुछ टाइम के बाद यूनियन की पूरी टीम राउंड टेबल पर एक साथ जमा होती है और तभी एपोक्लिस वहाँ पर आकर उन्हें अपने नई क्वेस्ट के बारे में बताते हैं। उससे थोड़ा पहले टटियाना बिली से पूछ रही होती कि उसने उस दिन
अपने सुपीरियर क्यों पहने थे। तब बिली बताता है कि वो उसकी आवाज की मदद से अपने आसपास की चीजों को फील कर सकता है। टटियाना कहती कि उसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी आंख बनाने का प्रॉमिस कर चुकी है। बिली उसे शांत करते हुए कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। फिर प्रेजेंट में एपोक्लिप्स सबको बताता है कि इस बार जो 4 क्विट्स अवेलेबल हैं उसमें 100 पेनल्टी का रिस्क लगा हुआ है। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि क्विस्ट सिर्फ यूनियन के लिए नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए ओपन है। फिर वो पहला क्विस्ट बताता है जिसमें एक यूमा जिसका नाम स्प्रिंग है उसे न्यूट्रलाइज करना होगा और अगर कोई ये क्विस्ट को कंप्लीट करता है तो रिवॉर्ड में उन्हें एक पावरफुल आर्टिफैक्ट एगिस की लोकेशन मिलेगी। उसके बाद वो दूसरा क्विस्ट बताता है जिसमें यूमा समर को न्यूट्रलाइज करना होगा और इस क्विस्ट का रिवॉर्ड एक नेगेटर होगा जिसका नाम अनचेंज्ड है और उसकी लोकेशन होगी। एपोक्लिप्स आगे बताता है कि तीसरा क्विस्ट एक यूमा जिसका नाम ऑन्तोम है उसे कैप्चर करना है और अगर कोई ये क्विस्ट कंप्लीट करता है तो उसके रिवॉर्ड में एक ह्यूमन जिसका नाम गोस्ट है उसे ऐड किया जाएगा। उसके बाद वो चौथा क्विस्ट बताता है जिसमें यूमा विंटर को न्यूट्रलाइज करना होगा और इस क्विस्ट का रिवॉर्ड एक आर्टिफैक्ट है जिसका नाम रिमेम्बर है और उसका लोकेशन होगी। एपोक्लिप्स सबको बताता है कि इन क्विस्ट की डेडलाइन दिसंबर के एंड तक है। अगर कोई इन्हें कंप्लीट नहीं कर पाता है तो पेनल्टी के रूप में एक और ह्यूमन जिसका नाम रेवोल्यूशन है उसे दुनिया में ऐड किया जाएगा। ये सुनकर सैन पूछते कि क्या म्यू भी इन क्विस्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है। इस पर ज़्यूस क्लियर कर देती है कि सिर्फ राउंड टेबल के मेंबर ही नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान इन क्विस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तभी बिली बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि अगर उनमें से कुछ लोग 101 पेनल्टी तक पहुंचने से पहले ही मर गए तो फिर उनकी हार पक्की होगी। वो कहता है कि उन्हें सिर्फ 4 टारगेट्स में से ही 3 को खत्म करना है और उसका सजेशन होता है उन सब पर सीधा न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए। ये सुनकर टटियाना कहती है कि ऐसा करने से बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन बिली कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो गोड को नहीं हरा पाए तो वैसे भी दुनिया खत्म हो जाएगी और सब लोग मारे जाएंगे। फिर वो ज़्यूस को नेविन कहने लगता है और वो कहता है कि वो हमेशा एक परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती रहती है जबकि असल में उनमें से कोई भी गोड को नहीं हरा सकता। इतना कहने के बाद बिली अचानक सभी की तरफ गन से बुलेट से फायर कर देता है। सब लोग उस अटैक से बच जाते हैं लेकिन इस सीनफील्ड को बचाने की कोशिश में खुद गोली खा लेता है। ये देखकर एंडी और सैन तुरंत अपने वेपन बिली की तरफ पॉइंट कर देते हैं। एंडी को शक हो जाता है कि जो रिसेंट विलेंस उन्हें मिल रहे थे शायद बिली उन सब से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। इधर निको ईशान की ट्रीटमेंट कर रहा होता है और तभी बिली उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर टॉप गुस्से में आकर बिली के दांत को तोड़ देता है लेकिन अगली पल बिली अचानक से राउंड टेबल के ऊपर अपीयर हो जाता है और कहता है कि ये सब राउंड टेबल का अंडर ग्रुप हो चुका है। तभी उसकी टीम के बाकी मेंबर्स भी एक बड़े से वोल्केनिक मॉन्स्टर पर वहाँ पर आ जाते हैं। बिली अनाउंस करता है कि गोड को हराने वाला इंसान वही होगा। ये सब देखकर टटियाना को बिल्कुल यकीन हो चुका होता है कि उसका सबसे ट्रस्टेड लीडर अब उनकी टीम को बेट्रेयल कर चुका है। टटियाना सबको कहती है कि जो इंसान उनके सामने खड़ा है वो असली बिली नहीं हो सकता क्योंकि बिली की एबिलिटी अनबिलीवेबल सिर्फ इतना अलाउ करती है कि वो अपनी गन की बुलेट्स को सरफेस पर रिक्यूएट करके इम्पॉसिबल टारगेट को भी हिट कर सके। जब अनरिपेयर ने बिली को बॉस कहकर बुलाया था तब सभी को समझ में आ चुका होता है कि बिली असल में एक ट्रेटर है। ये देखकर टॉप तुरंत उस पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है और अपनी सुपर स्पीड का यूज करता है बिल्कुल वैली वेस्ट जैसा मूव के साथ, लेकिन बिली उसे तुरंत आसानी से रोक देता है और सबको सीधा गिरा देता है। फिर सबके सामने वो अनडेड की एबिलिटी का यूज करके अपनी बॉडी को रीजनरेट भी कर लेता है। ये देखकर यूनियन के बाकी मेंबर्स भी बिली पर अटैक कर देते हैं लेकिन बिली ज़्यूस की एबिलिटी का यूज करके उन सभी को रोक देता है और फिर अपने मोस्टर बन को ऑर्डर देता है कि वो सबको उड़ा दे। मोस्टर बन तुरंत उन पर अटैक करता है लेकिन सब लोग मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। इसके बाद बिली टटियाना से कहता है कि अपनी एबिलिटी उसे दे दे लेकिन तभी फूको तुरंत बीच में आ जाती है और आर्टिफैक्ट गन से बिली के फेस पर गोली चला देती है। बिली फिर अपनी गैंग के साथ दोबारा से पीछे हट जाता है। तब ज़्यूस सबको समझाता है कि उन्हें बिली को राउंड टेबल ले जाने से रोकना होगा क्योंकि अगर वो राउंड टेबल ले गया तो फिर गोड के खिलाफ लड़ने का उनका सबसे बड़ा तरीका ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर एंडी कहता है कि वो फूको के अनलॉक का यूज करके बिली को रोकने की कोशिश करेगा। इसके बाद ज़्यूस पूरी यूनियन टीम को ऑर्गेनाइज करती है और सबको अलग अलग रोल दे देती है ताकि एंडी और फूको के अटैक को सपोर्ट मिल सके। सिर्फ टटियाना को अलग रखा जाता है और उसे स्टैंड बॉय पर रहने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ अंडर ग्रुप बन मोस्टर खड़े हो जाते हैं। वहाँ अनरिपेयर कहता है कि यूनियन वालों पर अटैक करना कितना आसान था लेकिन बिली कहता है कि इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि जल्दी यूनियन उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। अनरिपेयर फिर कहता है कि उसे हैरानी हुई है कि बिली यूनियन में 3rd सीट पर था क्योंकि उन दोनों की पहली बार मुलाकात हो रही है। वो बिली से कहता है कि उसके साथ कोऑपरेट करेगा लेकिन उसका असली गोड को हराने के बाद क्या होगा। फिर वो बिली से पूछते कि क्या वो कभी उन्हें बेट्राय करेगा। इस पर बिली कहता है कि नहीं क्योंकि उनका ग्रुप किसी वैग्यू जस्टी के नाम पर काम नहीं करता। उनकी टीम में ट्रस्ट सिर्फ म्यूचुअल इंटरेस्ट की वजह से ही है। इधर यूनियन साइड पर ज़्यूस सभी को उनके रोल्स असाइन कर चुकी होती है। तब फूको टटियाना से कहता है कि बिली असल में एक बहुत ही अच्छा इंसान है। ये सुनकर टटियाना उसे गले लगा लेती है और कहती है कि बिली को उसके लिए वापस ले आना। उसके बाद फूको एंडी के बैक पर चढ़ जाती है और एंडी सीधा हवा में जंप करके बिली की टीम की तरफ बढ़ने लगता है। हवा में उड़ते हुए फूको एंडी
एंडी से कहती है कि पहले उन्हें बर्न मॉन्स्टर को हराना चाहिए और उसके बाद बिली से बात करने की कोशिश करेंगे। एंडी फूको की बात सुनकर उसे थोड़ा सा टीज करता है और कहता है कि अभी कुछ ही मिनट पहले तुमने बिली के फेस पर गोली चला दी थी और अब तुम आराम से बात करने की बात कर रही हो। फिर एंडी सीरियस होकर कहता है कि वो भी बिली से बात करना चाहता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि बिली सिर्फ पॉलिसीज के डिफरेंस की वजह से एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेगा। लेकिन एंडी ये भी कहता है कि टटियाना को रुलाते हुए देखकर वो बिली को एक जोर का पंच जरूर मारेगा। थोड़ी देर के बाद एंडी को बर्न मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो ज्यूस से पूछता है कि क्या उनकी तरफ सब रेडी हैं। जैसे ही ज्यूस हाँ कहती है, एंडी तुरंत फूको के साथ वहाँ पर लेकर जंप करता है और सीधा बिली और उसकी टीम के ऊपर पहुँच जाता है। जैसे ही बिली उन दोनों को देखता है वो तुरंत अपनी इंजस्टिक एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है, लेकिन बिली अटैक कर पाता उससे पहले एंडी उसकी गर्दन पर स्लैश मार देता है और उसका नेक कट हो जाता है। उसी वक्त फूको एंडी के गाल पर किस करती है। फिर एंडी अपना सर सीधा बर्न मॉन्स्टर के मुंह के अंदर फेंक देता है और फूको सभी को वार्न करती कि अब एक बहुत ही बड़ा अनलक आने वाला है क्योंकि एंडी सब मॉन्स्टर के स्टमक के अंदर जा रहा है। तभी अचानक मॉन्स्टर पर लगभग 1 मिलियन वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी गिरती है और निको के साइंटिस्ट फैसिलिटी के कूलिंग सिस्टम का यूज करके उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देते हैं। बिली कहता है कि इससे हमें सिर्फ थोड़ा टाइम मिलेगा क्योंकि बर्न का बॉडी बहुत ही पावरफुल है और वो जल्दी रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन फूको फिर से सभी को वार्न करती है कि एक और बड़ा अनलक आने वाला है। तब साइंटिस्ट एक बड़ा सा स्पेशल वेपन यूज करके मॉन्स्टर को सीधा स्टैप कर देता है। सब लोग समझ जाते हैं कि बर्न मॉन्स्टर अब खत्म हो गया है और सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि टटियाना वहाँ पर है ही नहीं। उसी वक्त एंडी बिली पर एक पावरफुल अटैक करता है जिसे कि डोरिटो स्लैश कहा जाता है। लेकिन बिली तुरंत एंडी की अनडेड एबिलिटी का यूज करके अपनी ब्रोकन नेक को रीजनरेट कर लेता है। ये देखकर एंडी फूको से कहता है कि उसे अपने पास रखे हुए वेपन दे दे। तब बिली टॉप की अनस्टॉपेबल एबिलिटी का यूज करते हुए बैटलफील्ड में बहुत ही फास्ट मूव करने लगता है और एंडी को किक मार देता है। लेकिन जैसे ही बिली उसे टच करता है एंडी उसकी लेग को स्लैश करके काट देता है। बिली तुरंत अपनी लेग को भी रीजनरेट कर लेता है और फिर इंजस्टिक एबिलिटी का यूज करके फूको को प्लेटफॉर्म से जंप करने पर मजबूर कर देता है। जब एंडी फूको को बचाने के लिए नीचे जंप करता है तब उसे समझ में आ जाता है कि बिली की असली एबिलिटी दूसरे लोगों की नेगेशन एबिलिटी को कॉपी करना है। उसी वक्त बर्न मॉन्स्टर अचानक से फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखकर यूनियन टीम भी शॉक हो जाती है। ज़्यूस तुरंत एंडी और फूको के बारे में पूछती है कि वो दोनों ठीक हैं या नहीं। तब टटियाना उसे बताती है कि वो दोनों को लेकर सीधा बिली की तरफ उड़ रही है और ये सुनकर ज़्यूस भी बहुत ही हैरान हो जाती है। जब ज्यूस उससे कहती कि अभी उसे अपने ऑर्डर्स के हिसाब से बस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए, तब टटियाना उससे कहती कि मुझे बिली से जरूर बात करनी होगी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सुनने के बाद ज्यूस उससे कहती है कि इस मिशन का रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या अभी तुम्हारे दिल में बिली के लिए कोई फीलिंग बची है या नहीं। उसके बाद जब एंडी, फूको और टटियाना फिर से उस प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं जहाँ पर बिली का अड्डा होता है, तब टटियाना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। लेकिन बिली उसकी बात सुनने की वजह उसे सीधा कह देता है कि तुम मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती और फिर वो अपनी एबिलिटी इंजस्टिक का यूज कर देता है। लेकिन इस बार टटियाना भी रुकने वाली नहीं होती और वो तुरंत अपनी अनटचेबल एबिलिटी को रिलीज कर देती है जिससे एक पावरफुल इनविजिबल फील्ड बन जाता है जो बिली को जोर से दीवार पर दे मारता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए फूको तुरंत एपोक्लिस को पकड़ लेती है ताकि विलेंस उसे ना लेकर जा सके। तभी एंडी एपोक्लिस को धमकी देता है कि अगर तुमने कोई भी चाल चली तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा ताकि विलेंस को उनका रिवॉर्ड ना मिल सके। लेकिन एपोक्लिस भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला होता और वो फूको के दिमाग में बहुत ही डरावने और ट्रोमेटिक विजन भेजने लगता है जिससे कि फूको का कंट्रोल हिलने लगता है। इसी बीच फिल आगे बढ़कर एपोक्लिस को पकड़ लेता है और तब बिली उन सभी को बताता है कि फिलहाल के लिए मैं एपोक्लिस तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन साथ ही वो ये भी कह देता है कि मैं जल्दी एक चीज लेने के लिए आऊंगा जिसका नाम आर्क है और ये कहकर वो वहाँ से स्केप हो जाता है। बिली के जाने के बाद ज्यूस सभी मेंबर्स को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहती है। फिर सब लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर पहले राउंड टेबल हुआ करता था। उधर एपोक्लिस को अब कैद करके रखा गया होता है, लेकिन फिर भी वो बार बार चिल्लाता रहता है और अलग अलग तरीकों से उन सभी को मारने की धमकी देता रहता है। उसके बाद ज्यूस निको के दिमाग में रिपोर्ट के बारे में पूछती है, इस फाइट में कितना नुकसान हुआ है। तब निको बताता है कि सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितनी लग रही है, क्योंकि अगर उन्होंने एपोक्लिस को चुरा कर फाइट को ड्रॉ ना करवाया होता तो शायद सिचुएशन और भी खराब हो सकती थी। फिर ज्यूस पूछती है क्या फूको ठीक हो जाएगी। इस पर निको बताता है कि उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर कर जाएगी। तभी एंडी कहता है कि मुझे तभी से कुछ अजीब से फीलिंग आ रहा था जब मैंने ज्यूस की क्विस्ट वाली पॉलिसी सुनी थी जिसमें गैलेक्सी को पेनल्टी के रूप में ऐड किया गया था। उस वक्त ज्यूस ने कहा था कि वो अपने सभी मेंबर्स को पहले 3 क्विस्ट क्लियर करने पर फोकस करवाएगी और गैलेक्सी वाली पेनल्टी को एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि उनका मेन गोल अपनी पावर और फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना था। लेकिन प्रेजेंट में एंडी कहता है कि ये डिसीजन थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि रैग्नारोक का टाइम धीरे धीरे करीब आ रहा है और ऐसे टाइम पर पेनल्टी लेना रिस्की हो सकता है। तब सीन भी अपनी क्यूरियोसिटी बताता है और कहता है कि मुझे एक और बात समझ नहीं आई। उसने नोटिस किया था कि ज्यूस विक्टर के बारे में काफी ज्यादा
जानती है और जब विक्टर और एंडी की फाइट हुई थी तब दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझ रहे थे। सीन ये भी याद दिलाता है कि एंडी ने लगभग 200 साल से विक्टर को बाहर नहीं आने दिया। और सबसे अजीब बात यह है कि विक्टर को गैलेक्सी के एग्जिस्टेंस के बारे में भी तभी पता चला जब ये रूल अभी अभी ऐड नहीं हुआ था। ये सब बातें देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे विक्टर पहले किसी दुनिया में रह चुका है जहाँ पर गैलेक्सी का रोल पहले से एग्जिस्ट करता था। तब मिको कहता है कि बिली ने जो आर्क का नाम लिया था तब उस बात ने उसे काफी क्यूरियस कर दिया है, क्योंकि यूनियन के रिकॉर्ड में आर्क नाम के किसी भी आर्टिफैक्ट का कोई भी डाटा नहीं मिला। तभी ज्यूस धीरे से अपने हेलमेट उतार देती है और सबको एश्योर करती है कि वो इस वक्त अपनी एबिलिटी का यूज उन पर नहीं कर रही है। इसके बाद वो एक बहुत ही बड़ा सच बताती है जिसे सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। ज्यूस कहती है कि जिस दुनिया में हम सब रह रहे हैं वो एक्चुअली एक लूप में चल रही है। वो समझाती है कि ये दुनिया बार बार डिस्ट्रॉय होती है और फिर गॉड के हाथ से दोबारा से क्रिएट की जाती है। मतलब ये सब एक एंडलेस साइकिल की तरह चल रहा है जिसमें दुनिया खत्म होती है और फिर से शुरू हो जाती है। और इसी साइकिल को रोकने के लिए यूनियन नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन फूको को तब अचानक से एक बात समझ आ जाती है। वो कहती है जो इमेजेस उसने उस आर्टिफैक्ट में देखी थी वो शायद से इस दुनिया के रिक्रिएट होने से पहले की मेमोरीज थी। ज्यूस उसकी बात सुनकर कहती कि हाँ वो सब मेरे ही फेलियर्स की हिस्ट्री है और इसी वजह से मैंने स्ट्रॉन्ग नेगेटर को इकट्ठा किया था ताकि एक दिन हम गॉड को ही खत्म कर सके। तब एंडी उससे पूछता है कि अगर दुनिया लूप में चल रही है तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला जबकि बाकी किसी को इसकी नॉलेज नहीं है। इस पर ज्यूस बताती है कि उसने आर्क नाम के एक आर्टिफैक्ट का यूज करके खुद इस लूप का एक्सपीरियंस किया है। मतलब हर बार जब दुनिया दोबारा से स्टार्ट होती है तो आर्क की मदद से उनकी मेमोरीज बच जाती है और उसे सब कुछ याद रहता है। एंडी कहता है कि अगर ऐसा है तो कोई प्रूफ दो। तब ज्यूस कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ये दुनिया कैसे स्टार्ट होती है और कैसे एंड होती है। वो बताती है कि एक टाइम ऐसा आता है जब पूरा का पूरा प्लेनेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और सब कुछ टुकड़ों में टूटकर स्पेस में फैल जाता है। उसके बाद उनकी फ्रेगमेंट्स के बीच एक नया प्लेनेट क्रिएट किया जाता है और फिर से एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। फिर ज्यूस फोको की तरफ देखकर कहती है कि जब भी तुम अपनी अनलॉक एबिलिटी को यूज करती हो और स्पेस से मीटेरोइड गिरते हैं वो एक्चुअली पुरानी दुनिया के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि अभी भी स्पेस में घूम रहे हैं। ये बात सुनकर फोको बहुत ही सरप्राइज हो जाती है क्योंकि स्कूल की साइंस क्लास में उसे मीटेरोइड के बारे में कुछ और ही सिखाया गया था। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए ज्यूस एंडी की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हारे राइट ईयर पर एक छोटा सा मोल है। ये सुनकर एंडी भी हैरान हो जाता है क्योंकि ये बात बहुत ही कम लोग जानते थे। तब सभी को समझ में आ जाता है कि जोइस और विक्टर एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं और शायद से उन दोनों का कनेक्शन बहुत ही पुराना है। एंडी को तब समझ में आता है कि हर लूप में जोइस और विक्टर एक साथ काम करते हैं क्योंकि विक्टर एक ऐसा इंसान है जो कि दुनिया डिस्ट्रॉय होने पर भी नहीं मरता और जोइस आर्क की मदद से उसे कंट्रोल करती रहती है। इसके बाद जोइस बताती है कि इस लूप से बचने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि एंडी मर जाए और दूसरा तरीका है कि गॉड को ही खत्म कर दिया जाए। जोइस फिर ये भी कहती है कि शायद से बिली ने जो रिबिलियन किया है वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसे अपनी लूप के बारे में पता चल गया है और ये सब मेरी ही गलती है, इसलिए मैं अपनी लाइफ देकर इस गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। लेकिन ये बात को सुनकर वहाँ पर खड़े सभी मेंबर्स उसे रोक देते हैं। वो सब कहते हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें अपनी लाइफ देने की कोई जरूरत नहीं है। तब इस सीन एक नया राउंड टेबल बना देता है और सभी मेंबर्स उस टेबल पर बैठ जाते हैं जिससे ये क्लियर हो जाता है कि सब मिलकर एक साथ इस दुनिया को बचाने के लिए फाइट करेंगे। मीटिंग के दौरान जोइस सभी मेंबर्स को बताती है कि अब उनका नेक्स्ट गोल बिली और उसकी टीम को पकड़ना है, अंडर को क्रश करना है और जो भी चीज वो लोग यूनियन से लेकर आए हैं उन्हें वापस लेकर आना है। इसके बाद जोइस स्पेशली एंडी और फोको को एक इम्पोर्टेंट मिशन देती है। वो कहती है कि तुम दोनों को एक स्पेशल बुक की सच्चाई चेक करनी होगी क्योंकि मुझे लगता है कि इस बुक में दुनिया के पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स लिखे हुए हैं और ये सब एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट की वजह से लिखा गया है। फिर जोइस अपने कोट में से एक बुक निकालती है और जैसे ही फोको उस बुक को देखती है तो वो तुरंत शॉक हो जाती है क्योंकि वो बुक एक्चुअली बोकू नो पीको मांगा की कॉपी होती है जिसे फोको एक मास्टरपीस मानती थी। उसके बाद जोइस एक नया मांगा निकालती है जिसका नाम काउंटरफेट ब्लू लॉक होता है। उस मांगा की स्टोरी में एक स्पेस सोसर क्लब पूरी स्टोरी उड़ाने वाला होता है, लेकिन उस टीम का कैप्टन अपना पावरफुल स्प्रेल सूट का यूज करके सभी गोल्स को तोड़ देता है और फिर से शांति ला देता है। फोको जब ये स्टोरी सुनती है उसे रियलाइज होता है कि ये स्टोरी काफी हद तक उस इंस्टेंट जैसी है जब गैलेक्सी रूल एक्टिवेट होने के बाद एलियंस ने अर्थ पर अटैक किया था और ज्यूस ने उन्हें डिफीट किया था। इसके बाद जोइस और भी कई मांगा कॉपीज निकालती है और बताती है कि हमें इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि इनकी स्टोरी किसी न किसी फ्यूचर बैटल से कनेक्टेड हो। तब फूको एक बात को नोटिस करती है और कहती है कि अजीब बात यह है कि इन सब मांगा का ऑथर कौन है, इसके बारे में किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस पर ज्यूस बताती है कि ये मांगा एक्चुअली गिने नाम के आर्टिफैक्ट की मदद से ड्रॉ किए गए थे। वो समझाती है कि जो चीजें किसी आर्टिफैक्ट की हेल्प से बनाई गई होती है उन पर नए रूल्स का इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब जब लैंग्वेज यूनिफिकेशन का रूल ऐड हुआ था तब इनका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट चेंज नहीं हुआ और वो अभी भी जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर ज्यूस एंडी और फूको को कहती है कि मुझे उस ओरिजिनल रो मैन्युस्क्रिप्ट का स्टेटस पता करना है और साथ ही उस मिस्टीरियस ऑथर
ओनो के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। एंडी तुरंत समझ जाता है कि अगर मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनल है तो वो जरूर किसी पब्लिशर के पास होगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मिशन के लिए उन्हें एक जबरदस्त रोमांस मांगा बनाना पड़ेगा ताकि वो पब्लिशर तक पहुंच सके। कुछ टाइम के बाद एंडी और फूको को निको का एक असिस्टेंट मिको के थ्रू एक स्पेशल रूम में ले जाता है। वहाँ पर बैठकर जब फूको मांगा बनाने की कोशिश करती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसे मांगा बनवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इस काम में काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रही है। तब एंडी एक कंप्यूटर प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है जो मांगा बनाने में हेल्प करता है और साथ ही वो फूको को थोड़ा सा मोटिवेट भी करता है ताकि वो ड्राइंग को शुरू कर सके। थोड़ी देर के बाद फूको फाइनली मांगा ड्रॉ स्टार्ट कर देती है और ड्राइंग करते वक्त वो एंडी से कहती है कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपने इमोशन को और अच्छे से समझ पाऊंगी तो शायद से मैं अपनी अनलॉक एबिलिटी को और भी ज्यादा पावरफुल बना पाऊंगी। कुछ घंटों के बाद जब फूको 1 दर्जन रेड बुल पी चुकी होती है तब जाकर वो पूरा का पूरा मांगा मैन्युस्क्रिप्ट फाइनली कंप्लीट कर लेती है। एंडी उसका मांगा को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उसके लिए प्रॉपर स्टोरी बोर्ड बना देगा ताकि मांगा और भी बेटर बन सके। तभी वहाँ पर म्यू और मिको भी आ जाते हैं और वो दोनों उनकी हेल्प करने लगते हैं। सिचुएशन और भी क्रेजी हो जाती है जब टटियाना भी उनके साथ ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उसे भी मांगा काफी पसंद होता है। कुछ और घंटों के बाद एंडी फूको को बताता है कि उसने स्टोरी बोर्ड कंप्लीट कर लिया है। ये सुनते ही फूको और बाकी सभी लोग फुल स्पीड में काम करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही तेजी से मांगा के पेजेस को ड्रॉ करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जियोस भी उनके साथ ज्वाइन कर लेती है और वो भी सबके साथ मिलकर ड्राइंग करने लगते हैं। ड्राइंग करते वक्त फूको उसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछती है। वो कहती है कि इस मांगा की स्टोरी में कहीं भी बिली के बेट्रायल का हिंट नहीं दिया गया है। साथ ही फूको स्टोरी के अंदर कुछ इनकंसिस्टेंसी भी नोटिस करती है। इन सब बातों को देखकर जियोस कंक्लूड करती है कि शायद से ऑथर ने जानबूझकर कुछ इम्पोर्टेंट चीज स्टोरी से छुपा दी है। इस बीच फूको अब लिटरली शॉक में हो जाती है जब वो देखती है कि जियोस की ड्राइंग स्किल कितनी अमेजिंग है। वो इतनी अच्छी ड्राइंग करती है कि फूको कुछ देर के लिए बिल्कुल स्टैचू की तरह फ्रीज हो जाती है, लेकिन फिर भी फूको हिम्मत नहीं हारती और कई घंटों तक लगातार काम करते हुए वो फाइनली अपना मांगा कंप्लीट कर लेती है और उस मांगा का नाम रखती है अनडेड अनलॉक। अगले दिन फूको अपना मांगा लेकर एक पब्लिशर के पास जाती है। पब्लिशर एंडी पहले उस मांगा की काफी हार्श क्रिटिसिज्म करती है, लेकिन फिर भी वो उस मांगा को कंटेस्ट में सबमिट करने के लिए एग्री हो जाती है। उसके बाद वो फूको को एक रूम में ले जाती है जहाँ पर वो मांगा रखा होता है जिसे यूनियन लोग एक्चुअली ढूंढ रहे थे। जब पब्लिशर लेडी उस मांगा के अनपब्लिश्ड आर्क्स के बारे में बताती है तब यूनियन स्क्वाड को रियलाइज होता है कि इस मांगा की स्टोरी एक्चुअली दुनिया के प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट से कनेक्टेड है। ये समझकर जियोस तुरंत ऑर्डर देती है कि ऑथर आयो को जल्दी से ढूंढो क्योंकि वो फ्यूचर की डिटेल सबसे पहले जानना चाहती थी उससे पहले कि अंडर के एजेंट्स उस तक पहुंच जाए। इसी बीच फूको देखती है पब्लिशर एडी टोयोका फोन पर किसी से बात कर रही होती है और पता चलता है कि वो ओनो से ही बात कर रही है। फूको तुरंत उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ओनो से बात करनी है। पहले तो तकोया मना करने वाली होती है लेकिन एंडी उसे डरा देता है जिससे कि वो मजबूर होकर फोन फूको को दे देती है। फोन पर फूको सीधा अनु से कहती है कि मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ। तब अनु उन्हें बताती है कि अगर मिलना है तो कनाडा आना होगा क्योंकि इस वक्त वो वहीं पर है। इसके बाद एंडी और फूको कनाडा जाने के लिए प्लेन्स में बैठ जाते हैं। प्लेन में एंडी बड़े आराम से 5 स्टार मील को एंजॉय कर रहा होता है। तब वो फूको से कहता है कि मुझे ये ऑथर थोड़ी सी सस्पिशियस लग रही है क्योंकि पिछले 20 साल से वो एडिटोरियल स्टाफ से सिर्फ साइलेंट फोन कॉल्स और लेटर के थ्रू ही बात करती आई है और वो कभी भी सामने नहीं आई। एंडी फूको को ये भी बताता है कि उन काफी टाइम से उस मास्टर मांगा ऑथर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक वो उसे कैप्चर नहीं कर पाया और एंडी कहता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो उस ऑथर को जरूर पकड़ेगा। कुछ घंटों के बाद एंडी और फूको कनाडा के एक पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी मीटिंग अनु से होने वाली होती है। वहाँ पहुंचकर फूको नोटिस करती है कि कनाडा में इस वक्त ऑटम सीजन चल रहा है। दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं और मैकडोनल्ड से स्नैक्स खाते हुए प्लान्स के बारे में बात करने लगते हैं कि ऑथर को कैसे पकड़ना है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ये पता नहीं होता है कि जिस ऑथर को वो ढूंढ रहे हैं वो उनके बिल्कुल पीछे खड़ी है, मांगा मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही है। तभी वो मिस्टीरियस ऑथर उनसे पूछ लेती है कि क्या तुम लोग ये जानना चाहते हो कि बिली ने बेट्रायल क्यों किया, यूमा को कैसे हराया जा सकता है, एंडी का मिस्टीरियस पास्ट क्या है और गॉड को कैसे डिफीट किया जा सकता है। लेकिन वो ये भी कहती कि इन सब आंसर की एक प्राइज होगी। तभी अचानक उसके पीछे से कुछ स्पाइडर ह्यूमस अपीयर हो जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होती क्योंकि उसे पता होता है कि ये उनका टेरिटरी है। वो एंडी और फूको को बताती है कि अभी तुम लोग ऑटम यूना से बैटल करने वाले हो और अगर तुमने उसे डिफीट कर दिया तो तुम लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। फिर वो अनाउंस करती है कि अब वो ऑटम आर्क शुरू होने वाला है। जब स्पाइडर मोस्टर उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो अचानक वो सब एक्सप्लोड हो जाते हैं और गू के ढेर में बदल जाते हैं और ये देखकर अनु थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। तब एंडी अपनी सोड अनु की तरफ पॉइंट करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें फ्यूचर के बारे में सच का सब कुछ पता है। लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही अनु अचानक से फूको के बिल्कुल सामने टेलीपोर्ट हो जाती है और उससे कहती है कि ऑटम यूमा अभी आने वाला है। तभी फूको को किसी की चीख सुनाई देती है और वो तुरंत देखने के लिए भाग पड़ती है। चाहे अनु उसे रोकने
की वार्निंग क्यों ही ना दे रही हो। वहाँ पहुंचकर फूको एक जगह पर रुक जाती है जहाँ पर उसे एक पुरानी ट्रेजिक मेमोरी याद आती है। ये वही जगह होती है जहाँ पर ज़ॉम्बी टीचर स्पॉइल के साथ बैटल के दौरान मर गया था। थोड़ी देर के बाद तीनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहाँ पर दूसरी तरफ ऑटम, यूमा उनके मॉन्स्टर का वेट कर रहे होते हैं। अनु बताते कि एक ऐसा ह्यूमन है जो कि इंसान की ऑटोबायोग्राफी यानी कि लाइफ स्टोरी को खाता है। फिर वो लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर अपने विक्टिम के सर पर एक बुक में बदल देता है और उस बुक को थोड़ी देर पढ़ता है और फिर उसे खा जाता है। ऑटम यूमा कहता है कि मुझे अभी भी इंटरेस्टिंग और रेयर स्टोरीज चाहिए। इतना कहकर अपने स्पाइडर मॉन्स्टर को उन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। तब एंडी तुरंत अटैक करता है और फूको अपनी बैग पर बैठकर सीधा मॉन्स्टर की तरफ चार्ज कर देता है। वो एक के बाद एक कई स्पाइडर ह्यूमंस को खत्म कर देता है और फिर ऑटम पर एक बुलेट अटैक कर देता है, लेकिन उसकी बुलेट का ऑटम पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद ऑटम ह्यूमन एंडी की टांग को बुक के ढेर में बदल देता है। एंडी तुरंत अपनी टांग को काट देता है ताकि अपनी एबिलिटी से नई टांग को ग्रो कर सके। इस बीच अनु भी एक्शन में आ जाती है और अपने लेफ्ट आर्म को काट देती है और उसकी जगह पर एंडी के आर्म्स का एक विजन अटैच कर देती है जो कि उसने खुद ड्रॉ किया था। फिर उस आर्म का यूज करके एक मैसिव फिंगर बुलेट अटैक ऑटम पर फायर कर देती है, लेकिन ऑटम यूना के अटैक से भी रीजनरेट हो जाता है। सिचुएशन डेंजरस होती देखकर अनु तुरंत एंडी और फूको को एक एयरक्राफ्ट में बैठाकर वहां से ले जाती है और उसी वक्त वहां पर अनरिपेयर भी पहुंच जाता है। प्लेन के अंदर अनु उन्हें बताती कि अपना लेफ्ट हैंड दोबारा से रीग्रो नहीं कर सकती क्योंकि उसकी एबिलिटी की एक लिमिट है। वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही ड्रॉ को मैनिफेस्ट कर सकती है, लेकिन वो कहती कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मांगा ड्रॉ करने के लिए वो 2 हाथों की जरूरत पड़ती है। कुछ देर के बाद वो लोग अनु के बेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर अनु ऑटम यूना की एक क्लॉक को ड्रॉ करती है और बताती है कि ये एंडी को पावर अप करने में हेल्प करेगा क्योंकि ये उसके लिए पास्ट से कनेक्टेड है। फिर अनु उस क्लॉक से एंडी को हिट करती है और अचानक एंडी एक जाइंट बुक में ट्रांसफर हो जाता है जो इतनी बड़ी होती है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बड़ा होता है। फिर अनु उस क्लॉक से एंडी को हिट करती है और अचानक से एंडी एक जाइंट बुक में ट्रांसफर हो जाता है जो इतनी बड़ी होती है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बाहर तक एक्सपेंड हो जाती है। ये देखकर फूको बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है कि ये बुक इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो सकती है। तब अनु समझाती है कि इस बुक में सिर्फ एंडी की लाइफ ही नहीं बल्कि विक्टर का हिस्सा भी इंक्लूड है और ये बुक उतनी ही बड़ी है जितना लंबा टाइम एंडी और विक्टर ने अपनी लाइफ में जिया है। फिर फूको पूछती है कि क्या मुझे एंडी के पास्ट जानने के लिए इस पूरी बुक को रीड करना पड़ेगा। इस पर अनु कहती कि नहीं, तुम्हें सिर्फ बुक के अंदर एंटर करना होगा। इसके बाद वो एक आर्टिफैक्ट को निकालती है जिसका नाम सोल क्लीवर होता है और उसकी हेल्प से फूको को उसके स्पिरिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है। फिर उस आर्टिफैक्ट की पावर का यूज करके फूको के स्पिरिट को एक रेसिंग गन जैसे फॉर्म में बदल देती है और उसे सीधा एंडी के मेमोरी बुक्स के अंदर भेज देती है। कुछ देर के बाद फूको एक वीरान जमीन पर आंख खोलती है और तुरंत समझ जाती है कि वो अब एंडी की मेमोरीज के अंदर है। तभी एक काउबॉय वहाँ पर आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे फूको पर गन से अटैक कर देता है, लेकिन तभी एंडी का पास्ट वर्जन आकर उस बुलेट को रोक देता है और फूको की जान बच जाती है। जब फूको उसे एंडी करके बुलाती है तो वो बहुत ही हैरान होकर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस एंडी की बात कर रही हो। तभी उसकी फीमेल पार्टनर जोश में आगे आती है और फूको को पकड़ लेती है और थोड़ा सा गुस्से में पूछती है कि तुम मेरे कैप्टन को सेड्यूस करने की कोशिश क्यों कर रही हो। जोश में पकड़ाने पर फूको थोड़ी सी इंग्लिश में अपने इंट्रोडक्शन देती है और एंडी को बताती है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर के बारे में जानती हूँ। उसके बाद काउबॉय एंडी उसे एक बार में ले जाता है जहाँ पर एक औरत रहती है जिनकी बेटी को उन्होंने पहले बचाया था। वहाँ पर सब लोग मिलकर ड्रिंक्स करते हैं और थोड़ी देर के बाद एंडी की पार्टनर नशे की वजह से बेहोश हो जाती है। कुछ मिनट के बाद फूको एंडी से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी क्रू में ज्वाइन हो सकती हूँ। इस पर एंडी उसकी करेज टेस्ट करने का डिसाइड करता है। फूको बिना डरे उस टेस्ट को पास कर लेती है क्योंकि वो एंडी पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती थी। लेकिन तभी अचानक कुछ एनिमीज काउबॉय वहाँ पर अटैक कर देते हैं और उनकी तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। एंडी के टीममेट्स फूको को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसे सेफ रखते हैं, लेकिन इस अटैक में वो खुद गोली लगने की वजह से मर जाते हैं। अपने साथियों की मौत को देखकर एंडी बिल्कुल बीस्ट मोड में आ जाता है और गुस्से में एक्स का यूज करके सभी एनिमीज काउबॉय को खत्म कर देता है। इसी मोमेंट पर एंडी फाइनली ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो एक अनडेड है। अगले दिन एंडी और फूको मिलकर अपने मरे हुए क्रू मेंबर को दफनाते हैं और इस बार की ओनर बहुत ही गिल्टी फील करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही एनिमी काउबॉय उन तक पहुंच गए थे। उसके बाद एंडी बार की ओनर से कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो हर साल उनके ग्रेव पर थोड़ा सा विस्की जरूर डालना, ये उनके लिए रिस्पेक्ट की तरह होगा। उसके बाद एंडी और फूको काफी सालों तक साथ में एडवेंचर करते रहते हैं और रास्ते में बहुत ही सारे बैड गाइस से फाइट करते रहते हैं। एक रात उनके नए कंपेनियंस एस और काम्स को ये यकीन नहीं होता है कि फूको एक लक निगेटर है। तब फूको अपनी एबिलिटी का यूज करती है और उसकी वजह से एक बार मेड गलती से उन पर बियर गिरा देती है, जिससे सबको समझ में आ जाता है कि उसकी एबिलिटी सच में काम करती है। थोड़ी देर के बाद फूको एक नदी के किनारे एंडी से मिलती है और वहाँ दोनों के बीच डेथ और लाइफ के बारे में काफी डीप कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद एंडी फूको से कहता है कि अब तुम्हें मेरी और भी पुरानी मेमोरीज में जाना चाहिए। ये कहकर फूको वहाँ से धीरे धीरे फेड होने लगती है। जाते वक्त फूको की आंखों में आंसू होते हैं और वो एंडी से प्रॉमिस करती है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें किस करूंगी। उसके बाद फूको एंडी को एक और पुरानी मेमोरीज में अपीयर करती है
जो कि एक बिल्डिंग के सामने होती है। जब फूको सोच रही होती है कि वो कहाँ पर आ गई, तभी अचानक से विक्टर सामने आ जाता है और उसे तुरंत वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन फूको मना कर देती है क्योंकि वो एंडी के पास्ट के बारे में जानने के लिए बहुत ही डिटरमाइंड होती है। वो विक्टर पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर एक सेकंड में उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जब फूको उसे समझाती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, तब विक्टर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से मेरी मेमोरीज में झांकने की कोशिश करो, और अगर मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर देता हूँ तो मेरे पास एंडी के बॉडी का कंट्रोल लेने में कोई रुकावट भी नहीं आएगी। ये सुनकर फूको सरेंडर कर देती है और विक्टर उस पर फिंगर बुलेट से अटैक कर देता है। इसके बाद फूको एक और मेमोरीज टाइम पीरियड में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी विक्टर पीछे से आकर उसे दोबारा से मार देता है। फिर जब वो एक और नई मेमोरीज में पहुंचती है तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर अपनी डोमेन एक्सप्रेशन जैसी एबिलिटी का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी एंडी वहाँ पर पहुंच जाता है और एक पावरफुल रॉकेट पंच से विक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंडी को देखते ही फूको इमोशनल हो जाती है और दोनों एक इमोशनल रियूनियन में होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद विक्टर फिर से रीजनरेट हो जाता है और एंडी को बताता है कि वो फूको को खत्म करके एंडी की बॉडी पर अपना कंट्रोल लेना चाहता है। इस पर एंडी कहता है कि मैं फूको को अपनी पूरी पावर से प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मेरा फ्यूचर सेल्फ भी उस पर डिपेंड करता है। तब विक्टर एंडी पर एक साथ बहुत ही सारे फिंगर्स बुलेट से फायर कर देता है। एंडी उन अटैक को डॉज करता है और दोनों एक दूसरे पर ब्लेड से अटैक करते हुए फाइट करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद विक्टर अपर हैंड ले लेता है और एंडी के पैर काट देता है। एंडी तुरंत अपनी रीजनरेशन एबिलिटी से दोबारा से खड़ा हो जाता है और फिर दोनों अनडेड वॉरियर एक दूसरे पर ब्लड अटैक करते रहते हैं। तब एंडी फूको से कहता है कि मुझे छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी अनलक एबिलिटी का यूज करके विक्टर को हरा सकूं। फूको एंडी को एक किस देती है और वहाँ से दूर भाग जाती है। उसके बाद एंडी अपनी फिंगर में स्टोर की हुई अनलक एनर्जी को रिलीज करता है और उस पावरफुल अटैक से विक्टर को फाइनली डिस्ट्रॉय कर देता है। जब विक्टर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है तब एंडी तुरंत एक डिटैच स्प्रिंगिंग फास्ट अटैक करता है, जिससे कि विक्टर हवा में दौड़कर उड़ जाता है और इस अटैक की वजह से विक्टर सीधा एक एयरप्लेन से टकराता हुआ बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है। उसके बाद एंडी और फूको मिलकर विक्टर के सर पर एक कॉन्टिनेंट बोर्ड में बंद कर देते हैं ताकि वो दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। तब फूको एंडी से पूछती है कि वो विक्टर से कुछ बात करना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो से बात करने वाली होती है विक्टर अचानक से उस बोर्ड को तोड़कर बाहर आ जाता है। कुछ देर के बाद फूको विक्टर से पूछती है कि तुम्हारा और ज्यूस का रिलेशनशिप क्या था। इस पर विक्टर उन्हें बताता है कि वो और ज्यूस बहुत ही बार मिलकर गॉड को हराने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार फेल हो गए। इस वजह से ज्यूस ने आर्क आर्टिफैक्ट का यूज करना शुरू किया ताकि वो खुद को लूप में भेज सके और हर बार दोबारा से ट्राई कर सके। विक्टर कहता है कि मैं ज्यूस को खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस औरत को जिससे मैं प्यार करता हूँ बार बार इतना सफर करते हुए नहीं देख सकता। फिर विक्टर फूको से कहता है कि एक दिन तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाओगी कि तुम गॉड तक पहुँच सकोगी। ये कहकर विक्टर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एंडी फूको को किस करता है और उसी मोमेंट फूको वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। प्रेजेंट में अनु फूको को बताती है कि इस वक्त एंडी अपनी एक और लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है और उसकी मेमोरीज उसके हार्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। तभी अनु नोटिस करती है कि अनरिपेयर और उनका साथी उनके बेस पर पहुंच चुके हैं। अनु तुरंत कहती है कि अगर तुम लोग हमारी मेमोरी सफरिंग को डिस्टर्ब करने आए हो तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगी। अनरिपेयर तुरंत अपनी ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन अनु उस अटैक को इजीली डिफ्लेक्ट कर देती है। अनरिपेयर कहता है कि मैं तुम्हारे मांगा से फ्यूचर के सीक्रेट्स जानना चाहता हूँ। वो उससे पूछता है कि तुम इन लोगों के लिए अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाल रही हो। इतना कहकर वो एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है जो कि अनु के राइट आर्म को काट देता है। इसके बाद हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जब अनु छोटी थी तब उसे जमीन पर एक आर्टिफैक्ट मिला था जिसका नाम जी लिंगर था। जैसे ही उसने उसे उठाया उसे उस टाइम लूप के पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स दिखने लगे और ये सब देखकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई। फिर उसने उन सब इवेंट्स को मांगा के फॉर्म में ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब अपनी मॉम को ये मांगा दिखाने के लिए गई तो उसे एक शॉकिंग बात पता चली। उसकी मॉम उसे देख ही नहीं पा रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त अनु एक नेविगेटर बन चुकी थी। ये समझकर अनु बहुत ही रोती है और देखती है कि उसकी मॉम उसे हर जगह ढूंढ रही है लेकिन उसे देख नहीं पा रही। एक दिन अनु अपनी मॉम को प्रार्थना करते हुए देखती है कि मेरी बेटी कहीं न कहीं जिंदा हो और वो वहीं पर काम कर रही है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, यानी कि मांगा ड्रॉ करना। ये देखकर अनु फिर से जी लिंगर उठाती है और वो डिसाइड करती है कि वो मांगा ड्रॉ करना कंटिन्यू करेगी। उसका होप था कि एक दिन उसकी मांगा की वजह से वो यूनियन मेंबर से मिल पाएगी जिसने उसे हिम्मत मिली थी। कुछ दिन के बाद अनु अपना पहला रोमांस मांगा पब्लिश करती है और जब उसका मांगा तुरंत सीरियलाइज्ड हो जाता है तो वो खुशी से इमोशनल हो जाती है। कुछ टाइम के बाद वो एक फॉरेस्ट में जाती है जहाँ पर वो एंडी को एक लड़की के साथ वाटर ब्रीथिंग शॉर्ट टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए देखती है। जब उस लड़की ने उसे हक करने की कोशिश की तो वो सीधा उसकी बॉडी के आर पार चली गई। तब उसने देखा कि उस लड़की ने एंडी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, लेकिन एंडी ने उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। अनु को फ्यूचर की कुछ मेमोरीज भी दिखाई दे रही थी जिसमें पता चलता है कि अगर एंडी और फूको हार गए तो गुड गाइस भी हार जाएंगे। तब अनु को एक आइडिया आता है और अपने मांगा के अंदर फ्यूचर की इवेंट्स लिखकर उन्हें चेंज कर सकती है। इधर प्रेजेंट में एंडी अपनी बुक के अंदर से बाहर निकलता है और वॉल के अंदर छुपकर बैठे एक नेविगेटर को ढूंढकर
स्लैश के डिस्ट्रॉय कर देता है। फूको जब अनु को जमीन पर बेकार इस हालत में पड़ा देखती है तो वो काफी उदास हो जाती है, लेकिन एंडी उसको मोटिवेट करता है और कहता है कि हमें आगे आने वाली बैटल के लिए रेडी होना पड़ेगा। फिर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो फूको की मुलाकात अनरिपेयर के पार्टनर से हो जाती है, लेकिन वो चालाक लड़की फूको की गन चुरा लेती है और उसके बाद रूफ से नीचे गिर जाती है। फूको फिर अनरिपेयर को समझाने की कोशिश करती है वो उनके साथ मिलकर फाइट करे, लेकिन अनरिपेयर मना कर देता है क्योंकि वो आर्क का यूज करके लाटला की लिखी हुई मौत को रोकना चाहता था। तभी वहाँ पर लाटला भी ऑटम मॉन्स्टर के साथ वहाँ पर आ जाती है और अनरिपेयर और फूको अपने पार्टनर की पीठ पर बैठकर एक रेस लगाते हैं कि कौन सबसे पहले ऑटम को डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे ही वो सभी ऑटम की तरफ चार्ज करते हैं, अनु और एंडी फूको से कहते हैं कि इस बार मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग इस मॉन्स्टर को हरा सकते हो। उसके बाद एंडी और अनरिपेयर दोनों मिलकर मॉन्स्टर पर पावरफुल स्लैश मारते रहते हैं, लेकिन ऑटम उन अटैक को आसानी से झेल लेता है। तब एंडी उसके बिल्कुल पास आकर एक पॉइंट ब्लैंक स्लैश मारता है, लेकिन ऑटम तुरंत ही अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और अनरिपेयर का अटैक भी बहुत ही ज्यादा डैमेज नहीं कर पाता। फिर वो मॉन्स्टर एंडी पर हक्स नाम की एक प्रोजेक्टाइल फायर करने लगता है, लेकिन एंडी उन्हें डॉज कर लेता है। तब ओनो उन्हें सबसे पहले कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि मैं एक ऐसा पावरफुल आर्टिफैक्ट ड्रॉ करने वाली हूँ जो कि पक्का ऑटम को हरा सकता है। लेकिन अनरिपेयर और उसकी टीम को लगता है कि अनु झूठ बोल रही है और वो प्लान बनाते हैं कि जब एंडी मॉन्स्टर से फाइट करे उसे कमजोर कर देना, तब वो आकर विक्ट्री को चुरा लेंगे। जब अनु उन सभी को फाइट करती हुई देख रही होती है तब वो अपनी मर चुकी माँ से उन सभी का इंट्रोडक्शन करवाती है। वो अनरिपेयर को भी इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि इसका असली नाम रिप है। अनु कहती है कि रिप असल में एक बहुत ही काइंड और कूल इंसान है, लेकिन किसी अपने को खोने के बाद उसने अपने असली इमोशन को दबा दिया। उसके बाद अनु एक स्पेशल आर्टिफैक्ट बनाती है और उसका यूज करके रिप को वापस उनके अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये देख कर रिप उससे पूछता है कि तुमने इस आर्टिफैक्ट का यूज क्यों किया, क्योंकि उसे पता था कि जो भी इंसान उस आर्टिफैक्ट का यूज करता है उसकी एज उस टाइम से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है जितनी देर तक वो टाइम को मैनिपुलेट करता है। तब तक अनु ऑलरेडी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी होती है। जब रिप उसके पास आता है तो अनु उससे कहती है कि अपनी पावर का यूज करो और ऑटम को कैप्चर करो। इतना कहने के बाद अनु धीरे धीरे एक छोटे से ओब में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फूको जब अनु की ये हालत देखती है तो उसको अपना पास्ट याद आ जाता है, जब उसने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को खो दिया था। उन मुश्किल सालों में अनु का मांगा ही था जिसने उसको थोड़ा सा कंफर्ट दिया था। इधर एंडी लगातार मॉन्स्टर पर अटैक करता रहता है। तब रिप एंडी से पूछता है कि आखिर अनु कौन है और तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। तब फूको रिप को बताती है कि अनु ने उसके लिए क्या किया है और ये ऑटम को हराने के लिए जरूरी था। तभी अचानक ऑटम एक स्पाइडर यूनस उसके रेन बॉडी के साथ फ्यूज हो जाता है और वो एक और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन जाता है। वो एंडी को एक बुक के अंदर ट्रैप करके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब रिप तुरंत आगे आता है और एक पावरफुल किक मारकर एंडी को बचा लेता है। सबसे सरप्राइजिंग बात ये होती कि रिप का अटैक ऑटम हिल भी नहीं कर पाया। उसके बाद एंडी, फूको, रिप और बाकी सभी मिलकर टीम बनाकर मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं, बिल्कुल अवेंजर्स की तरह। एंडी और रिप मिलकर एक कॉम्बो अटैक करते हैं जिससे ऑटम यूना की बॉडी फट जाती है और उसका कोर बाहर आ जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर का कोर एक्सपोज हो जाता है, एंडी तुरंत एक अनलक बुलेट्स फायर करता है जो कि ऑटम की बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तब लाटला आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर का कोर अपने हाथ में ले लेती है। बैटल खत्म होने के बाद फूको रिप का थैंक यू करती है कि उसने उनके साथ मिलकर फाइट की। फिर वो उनसे कहती है कि तुम हमारी साइड को ज्वाइन कर लो, लेकिन रिप मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी आर्क को चुरा कर उस इंसान को वापस लाना चाहता है जिसे वो खो चुका है। तब एंडी रिप को बताता है कि अनु एक निगेटर थी जिसके पास अननोन नाम की एबिलिटी थी। अंडर ऑर्गेनाइजेशन की एजेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद फूको और एंडी ग्रास पर आराम से लेट जाते हैं। यहीं पर आज की स्टोरी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।